यस ना, स्टार्टेड ना सर? ओके सर, ओके सर, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सर लॉ का क्लास। सबको हैप्पी दिवाली अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। ओके, तो चलो सर, आप लोग अच्छे बच्चे हो, दिवाली के अंदर भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है सर। चलो थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा, स्पेशली जिन लोगों का एग्जाम है सामने, तो फिर पढ़ना तो चाहिए सर। सर हम लोग बिजनेस लॉ में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वो टॉपिक था सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर मैं आप लोगों को ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा दिया था। आज मैं थोड़ा-सा माने क्या बोलेंगे सर, थोड़ा-सा डेप्थ में जाएँगे, ठीक है? तो याद आ रहा है सर सबको सेल ऑफ गुड्स का पहला क्लास? टेल मी, बोलो सर, थोड़ा-सा बताओ। थोड़ा-सा याद है लास्ट क्लास? अगर बाय चांस किसी का मिस है, तो अगर मैं ही बोलूँगा कि सर थोड़ा बैकअप लेके कर लेना सर, हाँ? मिस मत रखना या पेंडिंग मत रखना। स्क्रीन शेयर है ना सर? अब मेरा साउंड क्लियर है? मेरा साउंड सबको क्लियरली आ रहा है? यस सर। ओके सर, ओके सर। ठीक है सर, तो हम लोग ऑलरेडी सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट कर चुके थे लास्ट वीक। मैं उसी में थोड़ा कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ आज। तो सेल ऑफ गुड्स में हम लोग ना डेफिनेशंस जान चुके हैं, मतलब जान चुके हैं, एज़ वेल एज़ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच का फ़र्क भी समझ चुके हैं, है ना सर? और कुछ गुड्स का डेफिनेशंस स्पेशली, ठीक है? डेफिनेशन ऑफ गुड्स, जैसे कि एक्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, फ्यूचर गुड्स क्या होता है, कंटीजेंट गुड्स क्या होता है। क्या है ना सर, बिज़नेस लॉ में ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है सर। ये जो बिज़नेस लॉ में हम लोग सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एज़ ए चार्टर्ड, एज़ ए सीएमए, सीएस, यू ऑल मस्ट नो प्रॉपर्ली। सेल ऑफ गुड्स एज़ वेल एज़ एनी कॉमर्स प्रोफेशनल सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी ना सेल ऑफ गुड्स से ही होता है। ज़्यादातर बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस जो हम लोग डे टू डे लाइफ़ में करते रहते हैं, वो ऑब्वियसली गुड्स का ही चलता है। गुड्स या सर्विस, बट मेनली यहाँ पर गुड्स को लिया गया है। प्रॉपर्टी वगैरह को इसके अंदर नहीं रखा गया। अगर मैं गुड्स सेल करूँ तो गुड्स सेल के बारे में लॉ क्या है? अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो कौन-सा लॉ का सहारा लेना पड़ेगा? समझ रहे हो सर? तो बेसिकली यही मेन पॉइंट है कि अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए बिज़नेस के अंदर, तो कौन-सा लॉ है, व्हिच लॉ इज़ द कि वो एक क्या बोलेंगे सर, मुश्किल आसान करेगा, है ना? बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना सुराहा, ठीक है? सुराहा समझते हो? पता नहीं सर, माने रास्ता को एकदम क्लियर कट करेगा। तो ये पर्टिकुलर लॉ इतना पॉपुलर है कि पहले ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही सब कुछ होता था। ये बात मैं लास्ट दिन भी समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ना पहले बिज़नेस का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस, लीगल सॉल्यूशंस मिल जाता था। माने ब्रिटिश पीरियड का बात है सर, क्योंकि ये सब लॉ कॉलोनियल एरा में ही डेवलप किया गया है। फिर बाद में टाइम टू टाइम इसको अमेंडमेंट किया गया सर। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यही पहले सारा बिज़नेस मैटर को सँभाल लेता था। पर ब्रिटिश ने देखा, क्योंकि ब्रिटिश बिज़नेस के लिए काफ़ी जाने जाते थे और एक्चुअली वो बिज़नेस करने के लिए ही हमारे देश में आया था सर। और नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, दुनिया के और भी काफ़ी सारे देशों मतलब कंट्रीज़ में वो जाके अपना कॉलोनी बनाया था। स्पेशली इंडियन सबकॉन्टिनेंट उनका मेन पकड़ था। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जब ये लोग आए ना 18 माने बिफोर 1700, ठीक है, 1700 से पहले 1600 समथिंग में आया था। तो उसके बाद से ना ये बिज़नेस में ही अपने आप को एक्सपर्ट बना रहा था। पहले सिर्फ़ ट्रेड करता था, फिर धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को डेवलप कर दिया और 1872 तक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही शुरू हुआ था सब कुछ। बट 1930 जाते-जाते ब्रिटिश को लगा कि कुछ ऐसा लॉ डेवलप होना चाहिए, जिसके तहत हम लोग बिज़नेस को स्पेसिफिकली सँभाल पाएँ। तो स्पेसिफिकली बिज़नेस को समझने के लिए ब्रिटिश ने ये वाला लॉ को डेवलप किया। तो इसीलिए मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि ये लॉ ब्रिटिश ने डेवलप तो किया था, पर समय के साथ-साथ काफ़ी करेंट मॉडर्न हो चुका है और काफ़ी ज़रूरत भी है। तो इसीलिए आप लोगों को भी पढ़ना पड़ता है। और मैं लास्ट वीक आप लोगों को
ये सब चीज समझा चुका था कि गुड्स क्या है। जैसे गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अदर देन एक्शनेबल क्लेम, मनी इन सर्कुलेशन इज नॉट गुड्स। हाँ सर, जो पैसा को हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, करेंसी को, दैट इज नॉट गुड्स। या फिर कोई एक्शनेबल क्लेम, लाइक आप अगर इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो, आप कहीं पे लॉटरी में जीत रहे हो, कुछ भी एक्शनेबल क्लेम जो होता है ना, लॉ में लीगली कुछ आपने केस किया था, उसको जीत रहे हो, तो उसमें भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, पर बेसिकली उसको गुड्स नहीं कहते। लेकिन गुड्स के अंदर स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ठीक है, इवन थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच एग्री टू बी सेफ्योर्ड, उसे भी गुड्स कहा गया। ये सब बारे में मैंने लास्ट क्लास में काफी डिटेल्स में बोला हूँ सर, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था। अगर बाई चांस किसी का मिस था तो बस इतना ही बोलूंगा कि एक बार गो थ्रू कर लो लास्ट क्लास। बहुत बहुत जरूरी है सर, किसी भी चीज का इंट्रोडक्टरी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ रहे हैं सर, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर समझना है तो गुड्स क्या है, अगर वही नहीं समझे तो क्या समझे। तो इसीलिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930s के अंदर गुड्स के बारे में लॉ बहुत क्लैरिटी से बताया कि गुड्स क्या हो सकता है। जैसे कि एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स, है ना, स्पेसिफिक गुड्स। समझ में आ रहा है सर, ठीक है। फिर एग्जिस्टिंग के अंदर भी 3 अलग अलग टाइप्स बना दिया। एग्जिस्टिंग के अंदर स्पेसिफिक बना दिया, एसर्टेन बना दिया, अनएसर्टेन बना दिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि एक स्पेसिफिक क्या होता है, एसर्टेन क्या होता है, एंड अनएसर्टेन भी क्या होता है। सर चलो, तो और फिर मैंने आप लोगों के साथ, मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि डिलीवरी गुड्स का डिलीवरी कितना अलग अलग टाइप्स में हो सकता है। जैसे आपको पता लग गया था सर कि गुड्स एक्चुअल डिलीवरी होता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होता है, सिंबॉलिक डिलीवरी भी होता है ना सर। तो ये सब हुआ है, विथ एग्जाम्पल हुआ है सर, विथ रियल केस भी मैंने बताने का कोशिश किया था लास्ट वीक। कि मुने पढ़ছে সবাইকে, या फिर मुझे ही याद है बाकी को नहीं? हाँ सर, सबको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, तो अभी हम लोग बात करेंगे सर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। ये भी मैंने बोला था कि सेल क्या है और एग्रीमेंट टू सेल क्या है। इसका ना एक काम करते हैं, लॉ तो पढ़ चुके थे, पर इसका डिफरेंस को एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि सर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है सर, एक सेकंड होल्ड करो। एक सेकंड। चलो, तो सर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ना स्क्रीन में, कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं ना बस इतना करूंगा कि लास्ट दिन जो मैं समझाया था उसको एक बार रिकॉल करा दूंगा, डिफरेंस को समझाते समझाते। बस इतना ही कोशिश है आज। मैंने लास्ट दिन क्योंकि हो चुका था, तो एक बार बता देते हैं ना कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल पे डिफरेंस क्या निकला था। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सेल क्या है, तो आपको पता लग गया था कि सर जब भी कोई प्रॉपर्टी हम लोग बायर को सेल करते हैं, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर इमीडिएट। माने आप किसी दुकान पे गए हो, ठीक है, दुकानदार ने आपको संगे संग प्रोडक्ट दे दिया, इमीडिएट, ठीक है, तो ये सेल होता है सर। अच्छा, सेल ऐसा नहीं कि इमीडिएट ट्रांसफर होना जरूरी है, पर पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है। माने हो सकता है कि माने ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, हो सकता है कि डिलीवरी बाद में हो, पर बायर के पास इमीडिएटली वो ट्रांसफर हो जाता है। मानो को आप दुकान में गए हो, दुकानदार अभी तक डिलीवरी नहीं किया, पर ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि आपने इमीडिएट लिया। तो ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल पे ही फर्क होता है, जो आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में बहुत डिटेल्स में बोला था कि एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर ऑन फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। जैसे कि मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को शेयर मार्केट का भी एक एग्जांपल दिया था, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट का, एफ एंड ओ मार्केट का, और मैंने और एक चीज का भी एग्जांपल दिया था, जैसे कि पोटैटो फार्मर्स के बारे में। कि मानो आप एक चिप्स का कंपनी चलाते हो, ठीक है, आप एक चिप्स का कंपनी चलाते हो और आप ना पोटैटो डीलर फार्मर्स के साथ डील कर रहे हो कि भाई 3 महीने बाद जब आपका आलू उगेगा ना, तो वो आलू मैं पहले से बुक कर लेता हूँ।
लेकिन आलू इमीडिएट तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि आलू बनने में टाइम लगेगा, है ना। आलू बनने में, माने पोटैटो को एग्रीकल्चर होने में, प्रोडक्शन होने में टाइम लगेगा। तो 2-3 महीना टाइम लगता है, कम से कम 3 मंथ मान के चलो। तो 3 मंथ का जो टाइम पीरियड है, ये 3 महीना बाद ही तो पोटैटो बनेगा और फिर उसको सेल हो पाएगा। तो इस तरह का जो सेल है ना, उसे हम लोग एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, जो इमीडिएट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, पर फ्यूचर डेट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to the buyer on future date or on fulfillment of some conditions, है ना सर। तो जब ये इस तरह का चीजें होते हैं, फ्यूचर डेट में जब किसी चीज का होता है कि जैसे मानो 13 नवंबर को अगर आप डील कर रहे हो, ठीक है, और आप बता रहे हो कि हमें 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी 2024 को पोटैटो चाहिए। आप कौन? आप चिप्स मैन्युफैक्चरर हो, और चिप्स मैन्युफैक्चरर लाइक लेज, कुरकुरे, समथिंग, ठीक है। तो आप लेज कंपनी हो, जैसे आजकल धोनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं ना, कि बच्चे लोगों के साथ एडवर्टाइजमेंट के लिए सॉरी वर्ल्ड कप देखने के लिए रेडी हो रहे हैं, और जाके बोल रहे हैं कि यस, आई एम रेडी टू वॉच वर्ल्ड कप विद ऑल ऑफ यू, बट देयर इज वन कंडीशन, इफ लेज इज देयर, ठीक है। अगर घर पे लेज है तो वो सबके साथ बैठ के वर्ल्ड कप मैच देखेगा, ठीक है। क्या एडवर्टाइजमेंट देखे हो आप लोग? वर्ल्ड कप के बीच-बीच में आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर? अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा ही चिप्स का कंपनी का मालिक हो आप, और ऐसे ही आप पोटैटो डीलर के साथ डील कर रहे हो। तो आप अगर 13 नवंबर को डील कर रहे हो, तो 13 फरवरी को 2024 में जाके आपको वो पोटैटो एक्चुअल में ट्रांसफर होगा, या फिर एक्चुअल कंडीशंस फुलफिल होने से वो बाई होगा। लेकिन उसका एग्रीमेंट अभी से बन रहा है, तो इमीडिएट ट्रांसफर एग्रीमेंट टू सेल पे नहीं होता है। अच्छा, ये हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड। माने जिसके बदले में हम कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं, उसी के बदले हमें प्रोडक्ट एक्चुअल में मिलता है। माने क्या होता है, सेल, ये एक्चुअली देखो, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लास कर चुके हो ना, उन्हें आई थिंक बहुत क्लैरिटी से समझ में आ गया कि जब हम लोग कोई दुकान में जाते हैं, से फॉर एग्जांपल, चलो मैं एक काम करता हूँ, ऑफलाइन दुकान तो यहाँ पर ला नहीं सकता अभी, लेकिन मैं एक आप लोगों के साथ एक ऑनलाइन दुकान पे ही जाता हूँ। कौन सी दुकान पे जाने से अच्छा रहेगा सर? चलो एक काम करते हैं, फ्लिपकार्ट में ही चल जाते हैं, ठीक है, या अमेज़न पे चलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेज़न का टैगलाइन बड़ा अच्छा लगता है, आप आपकी दुकान, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है? अमेज़न, ठीक है? तो अमेज़न पे चले गए सर। जैसे मानो अमेज़न पे जाके मुझे, जैसे ये माँ के लिए चप्पल देख रहा था मैं, ठीक है? तो मानो जैसे कि 755, वो थोड़ा-सा ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ है ना, बहुत सारा उम्र के साथ होता है, तो वही मैं देख रहा था, तो मेरे को दिखा दिया। तो जैसे मानो कि मैं चप्पल ऑर्डर करता हूँ, तो 755 में ये अगर मैं अभी ऐड टू कार्ट करता हूँ और बाय नाउ करके क्लिक कर देता हूँ, ये मेरे घर पे डिलीवरी कर देगा अमेज़न। तो जैसे ही ये मैंने बाय कर लिया ना, पेमेंट कर दिया, तो ये एक्चुअली ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। हाँ, डिलीवरी इश्यूज़ है, क्योंकि डिलीवरी 1 दिन बाद हो सकता है या फिर समथिंग लाइक दैट। तो कहना क्या चाहता है, इट इज़ एन एक्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। माने अच्छा, अगर मानो कि अमेज़न का ये दुकान ऑनलाइन ना होता, ठीक है? अमेज़न का ये दुकान अगर ऑनलाइन ना होता, अगर ऑफ़लाइन दुकान होता, ठीक है? और मैं दुकान में जाता, पेमेंट करता, संगे-संग मेरे को मिलता, तो दोनों पार्टी से काम हो जाता। अगर अमेज़न ऑफ़लाइन में चलता, तो यहाँ पर ऑनलाइन में है, तो अभी भी उनके तरफ से डिलीवरी बाकी है, लेकिन सेल वो कंप्लीट कर चुका है। ठीक है? मने मैं भी बायर बन चुका हूँ, वो भी सेलर बन चुका है। हाँ, डिलीवरी थोड़ा बाकी है। जैसे अगर मानो कि अगर मैं अभी डिलीवरी ऑर्डर करता हूँ, तो 18 तारीख तक ये मेरे घर पे पहुँचेगा एज़ पर दी नॉर्म्स, ठीक है? नाउ पॉइंट इज़ दैट, पॉइंट क्या है सर? पॉइंट ये है कि इट इज़ एन एक्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हिच कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड। क्योंकि मैं इसका कंसिडरेशन पे कर दे रहा हूँ। कंसिडरेशन माने मैं कंसिडरेशन भी तो लॉ में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हो ना, कि जैसे अगर किसी को जूता खरीदना है, अगर किसी को चप्पल खरीदना है, जैसे कि मैं अपने माँ के लिए खरीद रहा हूँ, तो अगर मुझे चप्पल खरीदना है, तो चप्पल मेरे लिए कंसिडरेशन है, और क्योंकि अमेज़न मुझे चप्पल बेच रहे हैं, तो अमेज़न के लिए मेरा पेमेंट 755 इज़ कंसिडरेशन फॉर अमेज़न, है ना? कंसिडरेशन फॉर अमेज़न, दैट्स अ वेरी सिंपल कांसेप्ट। तो कंसिडरेशन फॉर अमेज़न कितना हुआ? 755, और मेरा कंसिडरेशन क्या है? चप्पल। तो पॉइंट इज़ दैट मैं बिज़नेस मैन के एंगल से सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि सेलर क्या कर रहा है, मेरे से 755 कंसिडरेशंस पे रिसीव कर रहा है।
ठीक है, और बदले में मेरे को ये चप्पल डिलीवरी करेगा। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि अगर ऑफलाइन होगा तो संगे संग हैंड टू हैंड हो जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या है कि वो डिलीवरी होने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी ये एक सेल है, ठीक है। लेकिन सर फ्यूचर माने एग्रीमेंट जो है, माने एग्रीमेंट टू सेल जो है, वो ना एग्जीक्यूटेड नहीं है। एग्जीक्यूटेड का बेसिक मतलब यही होता है कि जब दोनों पार्टी की तरफ से काम कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हो आप लोग? याद है ना? हाँ, तुषार, शुभंकर बोलो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जब दोनों पार्टी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो जाते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं? कि एग्जीक्यूटेड हुआ, है ना? लेकिन जब एक पार्टी की तरफ से बाकी है, दूसरे पार्टी की तरफ से फुलफिल है, तो हम लोग उसको एग्जीक्यूटरी बोलेंगे। तो एग्रीमेंट टू सेल जो है, जैसे मानो कि आप लेज़ का मालिक हो, ठीक है? और आप पोटैटो फार्मर्स को, माने पोटैटो सेलर को आपका पेमेंट कर दिया। लेकिन पोटैटो फार्मर आपको बोला कि भाई जब तक 3 मंथ कंप्लीट नहीं होगा, मैं आलू कहाँ से लाऊँगा? कोई मशीन थोड़ी है। जैसे राहुल गांधी एक कहीं पर एक स्लोगन दे रहा था, अम, बहुत वायरल हुआ था, अभी भी वायरल होता है। वो बोलते हैं कि एक एक तरफ से आलू घुसाऊँगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो जो भी हो, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसा कौन-सा बीज है कि एक तरफ से बीज दो और दूसरी तरफ से आलू निकालो? ऐसा तो होता नहीं है सर। हाँ, आलू निकल जाए तो फिर वहाँ से चिप्स निकाला जा सकता है। पर बीज से आलू, मैंने एक मशीन के अंदर बीज डाल दिया और उल्टे साइड से आलू निकल गया, क्योंकि आलू एक नेचुरल प्रोडक्ट है, उसको हम लोग इस तरह का नहीं कर सकते। हाँ, आलू निकलने के बाद उसको प्रोसेस करके 1 दिन के अंदर शायद हम लोग चिप्स निकाल लें। 1 दिन क्या, आजकल तो ऐसे मशीन्स आ गया कि सर 1 मिनट में चिप्स निकल सकता है। ठीक है? So there is a difference sir. So it is an executory contract, that is contract for which consideration is to be paid at future date. ठीक है, तो एग्जीक्यूटरी क्या हो गया? दोनों तरफ से काम बाकी है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है। हो सकता है कि लेज़ का ओनर जो है, मानो टोटल पोटैटो का फार्मर से जो पोटैटो का वैल्यू है मानो 5 लाख, ठीक है? अब 5 लाख में से लेज़ का ओनर जो है, उसने फार्मर्स को 1 लाख अभी पे किया और बाकी पेमेंट कम जब एक मतलब जब डिलीवरी होगा तब देने का वादा किया। क्योंकि देखो एग्रीमेंट जब हम लोग करते हैं फ्यूचर में, तो पहले से कुछ तो देना पड़ता है, नहीं तो फार्मर को पता कैसे चलेगा कि मेरे को किसी को बेचना है? तो वो भी तो फ्यूचर फार्मिंग कर रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो 1 लाख से कॉन्ट्रैक्ट मिला और बाकी पैसा जब डिलीवरी होगा तब दिया जाएगा। नाउ पॉइंट इज़ दैट ये 5 लाख जो है सर, ठीक है? 5 लाख टोटल वैल्यूएशंस है। 5 लाख में से 1 लाख ऑलरेडी फार्मर को मिल चुका है, 4 लाख अभी भी पेंडिंग है। किसके तरफ से? लेज़ की तरफ से। और पोटैटो फार्मर की तरफ से क्या पेंडिंग है? भई आलू देना पेंडिंग है। तो जब दोनों तरफ से कंसिडरेशन बाकी रहता है ना, जो फ्यूचर डेट में होगा, जैसे अगर 13 नवंबर में कर रहे हो तो 13 फरवरी को, 13 फ़ेब 2024 को शायद ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाए, ठीक है? तो अगर 13 फरवरी 2024 को ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, तो इसके बीच में जो भी हुआ है ये फ्यूचर एग्रीमेंट है। तो इसीलिए बोला कि इट इज़ एन एक्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों पार्टी की तरफ से जो भी ऑब्लिगेशंस है वो बाकी है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है और याद भी आ रहा है, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े थे। हेलो, इसलिए मैं जब-जब सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ा रहा हूँ, बार-बार कॉन्ट्रैक्ट का याद आ रहा है। हाँ? याद आ रहा है किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो? अरे क्या हो गया यस आप सर। लोगों को? यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, सेल में अगर कोई ब्रीच करता है, तो क्या होता है? जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हम लोग। द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, है ना? मानो कि बायर सेलर कैन सू, माने बायर ने पेमेंट नहीं किया, सेलर ने सेल कर दिया था, पर बायर का पेमेंट बाकी रह गया। तो द सेलर कैन सू द बायर, माने क्रेडिट सेल पे नॉर्मली ऐसा हो सकता है। द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज़ ऑफ द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी देयरइन विद द बायर, है ना? क्योंकि प्रॉपर्टी पास हो चुका था। द सेलर कैन सू द बायर, तो यहाँ पर सेलर बायर को केस कर सकता है। सेलर बायर पे केस कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। क्योंकि बायर ने पैसा बाकी रखा, सिंपल बात है। सेकंड कहाँ चला गया? इधर, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं सर? द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज़ ऑफ द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी देयरइन टू द बायर। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल पे क्या बता रहे हैं सर?
The aggrieved party can sue for damages only and not for the price, क्योंकि ये एग्रीमेंट टू सेल है। एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी पास तो हुआ नहीं था, इस सेल के केस में क्या हुआ, प्रॉपर्टी पास हो चुका था, तो द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस। मैं आपको समझाता हूँ सर, ये सब रियल लाइफ चीजें हैं। किताबी बात कभी कभी दिमाग के ऊपर से चला जाता है और ऐसा लगता है कि सर आसमान से टपका और खजूर पे लटका। एक काम करते हैं, जैसे क्या ये जूता मेरे को क्रेडिट में मिल सकता है ईएमआई में? कहीं पर ऑप्शन दिख रहे सर? 755 के ईएमआई आई थिंक नहीं मिलेगा। थोड़ा महंगा प्रोडक्ट चूज करते हैं, थोड़ा महंगा प्रोडक्ट चूज करते हैं, देखो मुझे ईएमआई ऑप्शन मिल जाएगा। ये घड़ी ले लेते हैं, मेरे हिसाब से मे बी ईएमआई मिल जाएगा। यस, ईएमआई ईएमआई ईएमआई। सर आप लोगों को ईएमआई ऑप्शन दिखा? नो कॉस्ट ईएमआई, ये देखो मिल गया मुझे। ये देखो अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू से मिल सकता है, डेबिट कार्ड, अमेज़न पे लैटर, काफ़ी सारा ऑप्शन दे रहा है। तो जस्ट इधर देखो, मानो कि मैं ये घड़ी अमेज़न से परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे घड़ी मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा देखो सर कि मैं रैंडमली उठाया और ये टोटल घड़ी का दाम है 1999, क्योंकि कोई नो कॉ माने इंटरेस्ट नहीं है इस पे, इसलिए नो कॉस्ट ईएमआई में आपको मिलेगा। अच्छा यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ईएमआई 666 इंटू 3 मंथ्स, ठीक है? इंटरेस्ट पर एनम 15.99, डिस्काउंट 52। अच्छा, जो इंटरेस्ट था वो उस पे डिस्काउंट दे दिया, इसलिए नो कॉस्ट ईएमआई, ठीक है? अच्छा, अगर आप 3 मंथ का ईएमआई चूज़ करते हो तो 666 करके 3 ईएमआई देना पड़ेगा। अगर आप 6 मंथ्स का ईएमआई चूज़ करते हो तो 3-3 करके 6 बार ईएमआई देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 3 मंथ का है और ये 6 महीने का है। नाउ पॉइंट इज़ दैट, मानो कि मैंने ये परचेज़ किया और मैंने एक ईएमआई भरा, ठीक है? सपोज़ मैं 333 वाला ऑप्शन चूज़ किया, ठीक है? सपोज़ मैंने 333 का ऑप्शन चूज़ किया, ठीक है? अभी भी मेरा 5 ईएमआई बाकी है, ठीक है? तो अभी भी मैंने 1 ईएमआई मैंने पे किया, 5 ईएमआई मेरा बाकी है। तो नाउ पॉइंट इज़ दैट सर कि बायर ने 1 ईएमआई पे किया, सेलर ने प्रॉपर्टी तो दे दिया। हाँ सर? जब हम लोग ईएमआई में परचेज़ करते हैं, तो क्या दुकानदार अपना घड़ी ये ऐसा बोलता है क्या ओरिजिनल सेल में कि नहीं जब तक आपका लास्ट ईएमआई नहीं पे हो जाता तब तक घड़ी नहीं देंगे, ऐसा करता है क्या? हेलो? अरे बोलो सर, घड़ी मेरे को मिल जाता है ना बायर को? हाँ या ना? अरे कुछ तो हाँ करो। सर। घड़ी तो मिल गया ना, प्रॉपर्टी तो मेरे पास आ गया। अब सेलर की तरफ से प्रॉब्लम है कि उनको ईएमआई बाकी रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सेल तो हो चुका है सर। ये क्रेडिट सेल है, पर तो क्या हुआ? सेल है, प्योरली सेल है। The seller can sue the buyer for the price of the goods because of the passing of the property therein to the buyer, ठीक है? नाउ जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, माने एग्रीमेंट टू सेल होता है, तब सिचुएशन थोड़ा अलग होता है। द एग्रीड पार्टी, ठीक है, माने जिसके साथ एक्चुअली धोखा हो रहा है, कैन sue for damages only and not for the price। जैसे मानो यहाँ पर मैं सेलर को ही एग्रीड मान रहा हूँ कि बायर अगर उसको धोखा देता है, जैसे मानो फार्मर ने, माने बायर कौन था? बायर से लेज़ था, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? अच्छा यहाँ ये वाला एग्ज़ाम्पल लेज़ और फार्मर के बीच में अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा ना फार्मर की तरफ थोड़ा इमोशनल खा जाएँगे। तो कुछ और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल कौन-सा लिया जाए, क्या लिया जाए, क्या लिया जाए? कोई कंपनी के बीच में डील चल रहा है, ठीक है? मानो अच्छा चलो पोटैटो का ही जो चल रहा था उसी को ले लेते हैं। माने चिप्स मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटिंग, ठीक है? माने मार्केटिंग कंपनी, आजकल ऐसा होता है सर, कि मैन्युफैक्चरिंग कोई करता है, मार्केटिंग कोई कोई और करता है। जैसे मानो पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर करता है कोई एक्स लिमिटेड और उसको मार्केटिंग करके पैकेजिंग में अपना ब्रांड चिपका के बिकता है कोई और कंपनी, ठीक है? जैसे आपको मैं बता दूँ, जैसे मानो एक बड़ा फेमस कंपनी है ना, चलो आलू चिप्स से थोड़ा बिस्किट्स में शिफ्ट हो जाता हूँ, तो आपको सुविधा लगेगा। जैसे मानो पार्ले जी, ठीक है? पार्ले जी कंपनी जो है ना, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर नहीं है, मैक्सिमम केस में। आजकल थोड़ा बहुत मैंने सुना कि उसका यूनिट बना है, पर पार्ले जी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। यानी उसका मेन बिज़नेस मॉडल मैन्युफैक्चरिंग का नहीं था। वो मेनली मार्केटिंग करता था। वो लोकल
बेकरी को, सीरियसली बड़ा अच्छा बिजनेस है, लोकल बेकरी को बोलता था कि भाई आप बिस्किट को बेक करो, बिस्किट बेक करके मेरे को सप्लाई करो। पार्ले जी क्या करता था, उसके बेक्ड बिस्किट्स को परचेज करता था, फिर उसमें पैकेजिंग करता था और मार्केट में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो पैकेजिंग करना एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करना। नाउ पॉइंट इज दैट जब पार्ले जी कंपनी लोकल लोकल मैन्युफैक्चरर को बोला कि भई आप बनाओ, तो दुकानदार ने बोला कि दादा 1 महीना टाइम लगेगा, ठीक है? तो 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है सर? 1 मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि 1 महीने बाद लोकल बेकरी बोला कि मैं आपको बिस्किट सप्लाई दे सकता हूँ। तो 1 मंथ के लिए पार्ले जी कंपनी ने लोकल कंपनी को बोला कि भई आप बनाओ, मैं आपको कुछ एडवांस करता हूँ। बाकी पैसा जब आप डिलीवरी करोगे तब दूँगा। लेकिन जो लोकल कंपनी है, टाइम आते ही वो धोखा दे दिया। धोखा दे दिया माने ब्रीच हो गया सर, बात को समझिए। लोकल कंपनी ने बोला, लोकल बेकरी बोला कि हम सप्लाई नहीं दे पाएँगे ड्यू टू एनी रीज़न। अब सर पार्ले जी का क्या हो गया? उसका तो लॉस हो गया ना, क्योंकि उसने मार्केट में ऑर्डर लेके रखा था। तो यहाँ पर पार्ले जी के साथ ये पार्ले जी बन गया एग्रीड पार्टी, क्योंकि पार्ले जी के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो एग्रीड पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस। अब आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, ठीक है? प्राइस के लिए आप नहीं जा सकते अनलेस द प्राइस वाज पेएबल एट अ स्टेट डेट। अगर प्राइस माने पर्टिकुलर डेट में पे करने का वादा हुआ है, वो अलग बात है। अदरवाइज प्राइस इज नॉट द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज द डैमेजेस। अब डैमेजेस कैसे क्लेम होता है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में समझाया था कि बहुत सारे सिचुएशंस है, कभी कुछ पेनल्टी भी लग सकता है, कभी क्वांटम मेरिट भी हो सकता है। तो ये चीज आप लोगों को पता है, जो आप लोगों को मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही समझाया था। तो यहाँ पर एग्रीड पार्टी सिर्फ प्राइस के लिए नहीं चलती। जैसे नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉर्मल सेल में क्या दाम था वो दाम वापस कर दो, रिटर्न कर दो, ऐसा-ऐसा बात हो सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल पे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है। यहाँ पर पार्ले जी का एक प्रोबेबल लॉस हो सकता है। तो प्रोबेबल लॉस कितना है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसको हम लोग प्रोबेबल बोल रहे हैं, इसको नोशनल भी बोल सकते हैं। नोशनल माने कि इतना मेरा हो सकता था, कि मैं इतना ऑर्डर मुझे मिल सकता था, पर क्योंकि तुमने सप्लाई नहीं दिया इसलिए मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये प्रोबेबल डैमेजेस क्लेम करना कोर्ट का काम है। हम लोग उसपे अभी दिमाग नहीं लगाएँगे, पर रियल लाइफ में आप लोगों को मैंने केस स्टडीज़ भी करवाया था, जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, कि कोर्ट भी कभी-कभी बोलता है कि भई आप एक्स्ट्रा क्या सेल करते हैं, क्या डील मिस होता है वो अलग बात है, पर रेगुलर बिज़नेस में आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसी के ऊपर बेसिकली डैमेजेस क्लेम हो सकता है। तो यहाँ पर मेनली डैमेजेस के बारे में बात होता है, प्राइस के बारे में मेन बात नहीं होता है। बोलो सर, फ़र्क समझ में आ रहा है? हेलो, नॉर्मल सेल में क्या है, क्योंकि पेमेंट हो चुका था, ठीक है? या पेमेंट बाकी है लेकिन सेल हो चुका है, ईएमआई भी चालू हो चुका है, तो इट्स अ वेरी ईज़ी कि सिर्फ प्राइस पे बात कर लो। पर एग्रीमेंट टू सेल पे सिर्फ प्राइस पे बात करना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर डैमेजेस का मैटर आ जाएगा एग्रीड पार्टी का, कि भई कितना डैमेज हुआ है मेरा? क्योंकि सेल तो हुआ नहीं है ना। हेलो, बोलो सर। या फिर से कुछ एग्ज़ाम्पल दूँ? नहीं समझ आया तो बोलो, मैं फिर समझाऊँगा। कि সবাই বুঝতে পারছে কি পারছে না? নাকি मुझे फिर से कोई एग्ज़ाम्पल उठाना पड़ेगा? हाँ सर, हाँ या ना? हाँ सर, समझ गए। ओके सर। समझ गया सर। हाँ, बोलो और एक बार क्या? और एक बार समझाए? किसी ने बोला, मुझे लगा कि और एक बार समझा दो। हाँ सर, क्रिश? मैंने बोला और समझाया। अच्छा, सुमित, ओके, ठीक है, चलो मैं और एक बार बता देता हूँ। जैसे मान सुमित कि तू तू कोई डीलर है, लाइक शिपमेंट का काम करता है, ठीक है? जैसे ये मान के हमारा वेस्ट बंगाल में कौन-सा पोर्ट है, पता है आप लोगों को? कोलकाता पोर्ट है और एक बड़ा पोर्ट है सर, जो कोलकाता से भी ज़्यादा आजकल सामान हैंडल करता है, उसका नाम है हल्दिया, ठीक है? कोलकाता पुराना हो चुका है, कोलकाता में ज़्यादा बड़ा जहाज नहीं आ पाता, क्योंकि
गंगा का जो मिट्टी है वो ज़्यादा भर चुका है ठीक है, और गंगा थोड़ा छोटा हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर बड़ा-बड़ा जहाज ऐसा करके आके इस तरह से हल्दिया पोर्ट में खाली होता है। बड़ा एरिया है, ठीक है? तो मान कि तेरा हल्दिया पोर्ट में कारोबार है, समझ, ठीक है? अब तूने कोई कंसाइनमेंट ऑर्डर किया था, जो कंसाइनमेंट इधर से आने वाला था, थाईलैंड से। कहाँ से सर? थाईलैंड से। थाईलैंड से कहाँ आएगा सर? हल्दिया आएगा। सो थाईलैंड से प्रोडक्ट हल्दिया आएगा, अब जहाज करके आएगा ना? तो अगर देखा जाए तो एक जहाज को हल्दिया पहुँचने में थाईलैंड से फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ टाइम लगता है। अभी अब यहाँ पर क्या हुआ सर, मानो ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। तुम किसी के साथ डील कर रहे हो कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो बंदा बोलता है कि भाई 1 मंथ टाइम लगेगा, ठीक है? और ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर में अगर मैं थाईलैंड से ला पाऊँ तो जाके मैं तुमको सेल कर पाऊँगा। इसीलिए तुमने भी पूरा पेमेंट नहीं किया, सुमित ने भी पूरा पेमेंट नहीं किया। सुमित ने भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ में भी एक एग्रीमेंट फीस या फिर एक डाउन पेमेंट टाइप का कि भई चलो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट एक देते हैं। तो मानो टोटल 50 लाख का कंसाइनमेंट है और सुमित ने हार्डली इसमें 1 लाख अमाउंट जमा किया है। बाकी पैसा जब आएगा तब दिया जाएगा, लेकिन डील तो है ना। अब थाईलैंड में कोई बैठा है, देखो मान के चलते हैं, मानो तुषार थाईलैंड में बैठा है। अब तुषार तुमको थाईलैंड से हल्दिया में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, माने एक्सपोर्ट कर रहा है और तुम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो। और मानो कि कोई है झारखंड में, रांची में, जिसको सुमित ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है कि भई 1 मंथ बाद मैं तुमको पर्टिकुलर प्रोडक्ट सप्लाई करूँगा। जैसे थाईलैंड से काफ़ी डेकोरेटिव चीज़ हमारे देश में आते हैं सर, ठीक है? अगर आप कभी सिलीगुड़ी जाओगे, वहाँ पर एक मार्केट है हांगकांग मार्केट बोल के, वहाँ पर ऐसे हांगकांग मार्केट नाम है, बट वहाँ थाईलैंड का प्रोडक्ट भी बहुत आता है, नेपाल में, भूटान में, ठीक है? बहुत चलता है, इवन कोलकाता मार्केट में भी बहुत सारे हैं। सर व्हाट इज़ द पॉइंट? सर पॉइंट इज़ दैट कि सुमित ने कॉन्ट्रैक्ट किया तुषार के साथ, तुषार है थाईलैंड में। अब 1 महीने का ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट टू सेल है। तो तुषार ने सेल करने का एग्रीमेंट किया और सुमित ने बाय करने का एग्रीमेंट किया। पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि फ्यूचर में प्रोडक्ट तुषार भेजेगा तभी जाके वो बाकी पेमेंट करेगा। पूरा पेमेंट रिगार्डिंग मैटर में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली परफॉर्म हुआ ही नहीं, एग्जीक्यूटरी है दोनों स्टेज में। तुषार के एंगल से भी, सुमित के एंगल से भी। अब मान सुमित तूने रांची में मान सोमनाथ है, ठीक है? अब सोमनाथ को तूने ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका था, माने तेरा भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था सोमनाथ के साथ। माने बेसिकली एक के ऊपर बेस करके दूसरा का डीलिंग डिपेंड करता है। अब जैसे ही तुषार किसी कारण से ये कंसाइनमेंट तुमको सेल नहीं कर पाता, ब्रीच कर देता है, ठीक है? तो फिर तुम्हारे तरफ से भी तो सोमनाथ के साथ ब्रीच हो जाएगा। तो मैटर ये सर, इसमें प्राइस का मैटर तो है नहीं क्योंकि तुमने तो पेमेंट तो किया नहीं। हाँ सर? प्राइस तुमने एक 1 लाख का अमाउंट दिया था, वो चलो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन लॉस कितने का हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में? से फॉर एग्जांपल तुमको इस पर्टिकुलर डीलिंग्स में अप्रॉक्स 10 लाख का प्रॉफिट हो सकता था। तुम्हारा अपॉर्च्युनिटी गया, तुम्हारा टाइम गया। येस और नो? हेलो? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सुमित बोल, सुमित का स्पेसिफिक सवाल था ये। इसे डैमेज कैसे डिसाइड करेंगे? हेलो? क्या सुमित को मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, नजर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया बात? कि ये जो डैमेज है, मैंने इस पे प्राइस को लेके हम लोग डायरेक्टली बात नहीं कर सकते सर, क्योंकि कोई एक्चुअली प्राइस अपने तरफ से पे कर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंसिडरेशन पे नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है, फ्यूचर में पेमेंट होगा, फ्यूचर में प्रोडक्ट मिलेगा। ना तो तुम पेमेंट अभी कर रहे हो, है ना? ना तो पेमेंट अभी हो रहा है और ना ही कंसिडरेशन में, ना तो कंसाइनमेंट तुमको मिल रहा है। जैसे मेरे साथ ही रिसेंटली देखो, मैंने ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। सिंपल सा बात है, दिवाली में फैमिली के साथ पास आना था, थोड़ा नेटिव एक्चुअली आप मैं आया हूँ, तो दिवाली में आना था, तो स्वीट्स वगैरह घर के लिए मैंने एक जगह में ऑर्डर दिया था। तो होता है ना, दिवाली में बाँटा वगैरह जाता है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दुकान में कस्टमर्स आते हैं तो उनको भी दिया जाता है।
सो इसलिए काफ़ी सारा स्वीट्स जो है वो ऑर्डर दिया था एक स्वीट शॉप। तो मैंने 3 दिन पहले बोला कि हमको दिवाली के पहले दिन चाहिए। जब मैं जाके बोला कि दादा क्या हुआ? तो बोला अभी तक रेडी नहीं है। तो मैं उन लोगों को पहले बोला था कि भाई पेमेंट कुछ पैसा ले लो, तो बोला था पैसा नहीं लेंगे, आपका डीलिंग हो जाएगा माने आपको मिल जाएगा। लेकिन सोचो कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा का अमाउंट नहीं, कोई 2 लाख का थोड़ी है, 2000 का ही अमाउंट था। तो 2000 का अमाउंट था तो क्या हुआ, लेकिन दिवाली के पहले दिन सुबह मुझे ट्रेन पकड़ना है और मेरा स्वीट जो मैंने ऑर्डर देके बैठा हुआ था, मेरा स्वीट रेडी नहीं हुआ। अब इसका लॉस तुम कैसे डिसाइड करो? पैसा तो मेरे तरफ से मैंने कुछ दिया नहीं था, तो मैं दुकानदार को क्या बोलूँ कि भाई मेरा पैसा वापस करो? ये तो मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैंने पैसा ना तो मैं दिया था, ना तो उसने मेरे से लिया था। तो ये मैटर पैसा का है नहीं, इट्स प्योरली एक डैमेज का मैटर है, क्योंकि इसके कारण मेरा जो डैमेज हुआ है, इस डैमेज का कोर्ट क्या डिसीजन लेगा, ये बहुत ही देखने वाला मैटर होता है सर। और ये केस टू केस वैरी करेगा। अब ये तो मेरा दिवाली का स्वीट था, ये भी मेरा एक लॉस है ना, क्योंकि एंड मोमेंट में कौन मेरे को फेस्टिव सीजन में बना के देगा, तुम बताओ, है ना? चाहे अगर मेरे को 50 लोगों को बाँटना है, एंड मोमेंट में कौन दे देगा मेरे को? सो पॉइंट इज़ दैट कि ये चीज़ें ज़रूरत के ऊपर बेस करके हो सकता है। तो ये पूरा खेल डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो है, कितना डैमेज हो सकता है। इट्स ये होल मैटर डिपेंड करता है कि जिसके साथ भी एग्रीड पार्टी जो भी है, उनका ये डैमेज क्लेम फ्यूचर मैटर पे डिपेंड करता है। सो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि भई कितना डैमेज हुआ है। क्योंकि ये पूरा खेल प्राइस पे कनेक्टेड है ही नहीं। इसीलिए बोला अनलेस द प्राइस वाज़ पेबल एट अ स्टेट डेट। इसीलिए ये थोड़ा-सा चिंताजनक होता है एग्रीमेंट टू सेल के केस में कि डैमेज का डिसीजन कैसे लिया जाए। आशा करता हूँ कि डिफरेंट एंगल से भी आप समझ पा रहे हो सर आप। এবারে বোঝা গেছে তো? আরে এবারে বোঝা গেছে না যায়নি? हाँ सर, समझे। सर पार्टी का लायबिलिटी जैसे सेल का लायबिलिटी क्या होता है पार्टीज़ में? पार्टी माने बायर एंड सेलर। A subsequent loss or destruction of the goods is the liability of the buyer। जैसे जब ब्रीच होता है तो पार्टी का एक लायबिलिटी क्रिएट होता है। तो सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स ये बायर का लायबिलिटी है। और सेलर के केस में क्या है? सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लायबिलिटी ऑफ द सेलर। माने उल्टा हुआ ना, सेल में बायर का प्रॉब्लम हो गया क्योंकि जब ब्रीच होता है ना? सेलर ने तो सेल कर दिया था, प्रॉब्लम तो बायर को झेलना पड़ेगा क्योंकि उसी ने तो धोखा दे देने का चांसेस है। जब अमेज़न ने मेरे को घड़ी बेच दिया था, हाँ सर, जब अमेज़न ने मुझे घड़ी बेच दिया था, याद करो, ये बोट का घड़ी है, ये घड़ी मेरे को अमेज़न ने बेच दिया था ना सर, एज़ पर माय एग्ज़ाम्पल। तो अमेज़न की तरफ से तो कुछ झमेला नहीं था, झमेला तो मेरे तरफ से था, क्योंकि मैंने उनका पेमेंट मैंने बाकी रख दिया था। तो वही बात कर रहा है कि मैंने इनका पेमेंट बाकी रखा, तो फिर ये पूरा बर्डन जो है वो बायर के ऊपर आ जाता है ना, सेल के केस में। क्योंकि चांसेस इज़ वेरी हाई कि सेल के केस में क्योंकि वो सेल हो चुका है, तो सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज़ लायबिलिटी ऑफ द बायर, सेल के केस में, ब्रीच हुआ तो। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज़ द लायबिलिटी ऑफ द सेलर, क्योंकि इसमें बायर जो है वो उसने तो कुछ किया ही नहीं। मेन प्रॉब्लम है सेलर ही धोखा दे सकता है और पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन, लॉस का सिचुएशन, लायबिलिटी का सिचुएशन सेलर पे ही आता है, एग्रीमेंट टू सेल पे, क्योंकि उसने टाइम पे नहीं दे पाया, तो ये बर्डन सेलर के ऊपर रहता है। इसलिए बोलते हैं बर्डन ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ बायर सिंस रिस्क फॉलोज ओनरशिप। रिस्क ओनरशिप को फॉलो करता है, जिसके पास ओनरशिप है प्रोडक्ट का, रिस्क उसका। बहुत सिंपल लॉजिक है। जब गुड्स अमेज़न ने सेल कर दिया, क्या गुड्स अभी अमेज़न के पास है कि मेरे पास है? सेल के केस में बता रहा हूँ। भले ही अमेज़न को मैंने पूरा पेमेंट नहीं किया, ₹2000 में से अमेज़न को हार्डली 333 मिला है। मैंने अभी भी ₹1700 1700 69 समथिंग, ठीक है, 67, ठीक है? 1767 अभी भी बाकी है अमेज़न का। अमेज़न को अभी तक मेरे तरफ से नहीं मिला। नाउ हियर इज़ अ पॉइंट सर, क्योंकि अमेज़न को अभी भी पेमेंट नहीं मिला, तो फिर सेलर यहाँ पर सेलर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे तरफ से प्रॉब्लम था। तो इसमें जो भी रिस्क है वो मेरे ऊपर है ना।
लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल होता, अगर यही एग्रीमेंट टू सेल होता, मानो कि अमेज़न ने मेरे को इस तरह का कोई घड़ी एक साथ लॉट में देने का वादा किया, ठीक है? और जब टाइम आया तो अब अमेज़न मुकर रहा है कि नहीं दे पा रहा है, तो उसपे प्रॉब्लम बर्डन किसको शिफ्ट होगा? ऑब्वियसली सेलर पे शिफ्ट होगा। तो एक सेल पे रिस्क ऑफ लॉस इज़ दैट बायर्स इन रिस्क फॉलो ओनरशिप। घड़ी किसका? जब सेल हुआ तो घड़ी मेरा, है ना? भले ही मैंने पेमेंट नहीं किया फिर भी घड़ी मेरा है क्योंकि वो सेल हो चुका है। अगर मैंने 1 पैसा भी पेमेंट ना करता और अमेज़न ने मेरे को घड़ी बेच देता, ठीक है? कभी-कभी देता है ना, 0 डाउन पेमेंट में लेके जाओ, गाड़ी नहीं लेके आते। हाँ सर, गाड़ी नहीं लेके आते, 0 डाउन पेमेंट गाड़ी लेके जाओ, बाद में भर देना पैसा, ईएमआई भर देना। तो पॉइंट इज़ दैट अगर गाड़ी मैं घर पे लेके आ गया, अब गाड़ी मेरा हो गया। अगर मेरा हो गया तो बायर माने गाड़ी अगर बायर का हो गया तो रिस्क बायर पे शिफ्ट हो जाएगा। और एग्रीमेंट टू सेल पे क्या है कि ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट सेलर के पास है। इसलिए रिस्क सेलर के ऊपर है, क्योंकि अभी प्रोडक्ट बना के नहीं दे पाया या अगर है भी तो उसके ऊपर वो कुछ भी अभी तक कर नहीं पाया। इसलिए ओनरशिप जिसके पास है, बर्डन ऑफ रिस्क भी उसके पास है। समझ रहे हो सर? हेलो, बोलो। बात समझ में आ रहा है? येस और नो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ रे सर। देखो, हाँ सर। और एक मैटर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग ये चीज पढ़े थे, जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सन। जैसे जस्ट इन रेम क्या होता है सर, ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके थे। जस्ट इन रेम इज अ राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ थिंग एंड जस्ट इन पर्सन इज अ राइट अगेंस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। ठीक है? सो पॉइंट इज दैट सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है कि ये जो राइट है, जैसे जब अमेज़न को हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो अमेज़न मेरे ऊपर क्लेम करेगा कि घड़ी पे क्लेम करेगा? हाँ सर? अगर अमेज़न को हम लोग मैं पे नहीं कर पाता तो अमेज़न मेरे मेरे पे क्लेम करेगा कि घड़ी पे क्लेम करेगा? चांसेस क्या है? किस पे क्लेम होगा? जैसे जब हम लोग गाड़ी खरीदते हैं ईएमआई पे, तो कंपनी आके हमारे ऊपर क्लेम करते है कि गाड़ी पे ऊपर क्लेम करता है सर? लोन नहीं भर पाते, तो क्लेम किस पे होता है? बोलो। सेल हो चुका है, पेमेंट बाकी है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट पे क्रिएट होगा ना। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल पे प्रोडक्ट कहाँ है? प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है अभी तक। इसीलिए ये वाला बात हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़े थे, मैं फिर से एक बार आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ऐसे तो आप लोग अपने मैथ के अंदर इंस्टीट्यूट के नोट्स के अंदर भी आपको मिलेगा, बट मैंने गूगल करके लाइन को ओपन किया क्योंकि बहुत पॉपुलर है। राइट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय रोमन लॉयर्स एज आइदर जस्ट इन रेम और जस्ट इन पर्सनम। ये एक्चुअली रोमन वर्ड है, मैं बार-बार आप लोगों को क्लास में बताता रहता हूँ कि रोमन वर्ड इंग्लिश लॉ में क्यों यूज़ होता है। जस्ट इन रेम इज़ अ राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ थिंग, जब किसी वस्तु के ऊपर राइट आता है। एंड जस्ट इन पर्सन इज राइट अगेंस्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन। तो पॉइंट इज दैट कि ये वाला बात को समझे सर। इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एग्रीमेंट टू सेल पे जब मैंने किसी को एग्रीमेंट किया था कि भाई 1 महीना बाद मैं तुमको ये दे दूंगा पर मैं नहीं दे पाया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कहाँ है? प्रोडक्ट इज नोवेयर। आलू वाला बोला था, पोटैटो फार्मर बोला था कि भाई मैं पोटैटो 3 महीने में दे दूंगा, पर 3 महीने में पोटैटो नहीं रेडी हो पाया, तो पोटैटो के ऊपर क्लेम थोड़ी हो पाएगा। तो पर्सनल डैमेज का क्लेम होगा ना, पर्सनल पे डैमेज क्लेम होगा, प्रोडक्ट पे डैमेज थोड़ी हो रहा है, पर्सनल लाइन पे आ जा रहा है कि भाई ठीक है भाई हम लोग तो यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर पर्सनल मैटर पे डैमेज आ जाएगा कि भाई तुमने नहीं दे पाया तो मेरा इतना लॉस हो गया, अब तुमको देना पड़ेगा। बड़े बड़े बिजनेस डील में ऐसे ज्यादा होता है ना, छोटा छोटा मैटर में सब कम होता है सर। ये बी केसेस है, ये ज्यादातर केस में बी केसेस है कि भाई तुम हमारे लिए इतना प्रोडक्ट बना देना, और जब टाइम आया अगर नहीं दे पाए तो नहीं दे पाए तो प्रोडक्ट थोड़ी ले पाएंगे, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं, तो फिर पर्सनल हो जाएगा मैटर। इसलिए तब ये क्लेम जो है वो पर्सनल क्लेम हो जाएगा।
कोर्ट भी इसी तरह का डिसीजन देगा। इसीलिए जब क्लेम किसी इंसान के ऊपर आ जाता है, उसे जस्ट इन पर्सनम कहते हैं रोमन लैंग्वेज में, और इंग्लिश लॉ भी इसी चीज को फॉलो करता है, जस्ट इन पर्सोनम। और जस्ट इन रेम बने जब वो प्रोडक्ट के ऊपर क्लेम आता है कि भाई तुमने पैसा नहीं दिया, तुम्हारा प्रोडक्ट लेके चला जाओ। हेलो, एकदम क्लियर होना चाहिए सर, बोलो। कोई शक, कोई डाउट, मन में कोई शंका? हाँ बोलो। अरे इतना देरी क्यों कर रहे हो, बोलो सर। डाउट है तो भी बोलो, क्लियर है तो भी बोलो। हाँ सर क्लियर। क्लियर है सर। तो ये हो गया नेचर ऑफ राइट्स। सेल के केस में क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होता है, राइट ऑफ रीसेल। यस सर, सेल पर रीसेल का राइट क्रिएट होता है। अगर आप एक बार कोई प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो, भले ही आपने ईएमआई में ले लिए हो या लोन पे लिए हो, आपका सेल का राइट आ गया सर। इवन आप घर को भी लोन पे लेते हो, वो भी आप सेल कर सकते हो, क्योंकि घर आपका है। हाँ ऑब्वियसली सेल करने के टाइम पे अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लोन चल रहा है तो किसी किसी चीज में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, पर सर सेल का राइट आपके पास है। मैंने प्रॉब्लम हो सकता है, उसको भी लीगली सॉल्व हो सकता है। जैसे मानो आपने अमेज़न पे ईएमआई में प्रोडक्ट परचेस किए और आप अपने फ्रेंड को ये सेल कर देते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या लगता है, अगर मैं ये घड़ी अमेज़न से 2000 में परचेस करता हूँ और मैं किसी को 2200 रुपए में सेल कर देता हूँ, अच्छा चलो 2200 क्यों, 2000 में ही सेल कर देता हूँ, चलो प्रॉफिट नहीं करते, 2000 में ही सेल कर देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं कोई बोलेगा कि सर आपका तो ईएमआई चल रहा है, आप कैसे सेल कर सकते हो? सर प्रोडक्ट के केस में ये प्रॉब्लम नहीं है, सेल है ये एक्चुअली। तो जब, क्योंकि ये लीगली एक सेल है, भले ही अमेज़न मेरे को ईएमआई में दे रही है, अमेज़न का प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इसको सेल कर सकता हूँ और सेल करके इसका जो भी है दाम ले सकता हूँ। सर अगर अमेज़न कभी आके प्रोडक्ट पे क्लेम करे तो? सर क्योंकि ये सब स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें नॉर्मली क्लेम का मैटर क्रिएट नहीं होता है, और हर किसी को ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होता, उसमें अलग बैंकिंग मैटर आ जाएगा। मैं उतना डिटेल्स में अभी नहीं बढ़ना चाहता सर, कि बैंक नॉर्मली बड़ा अमाउंट का केस क्या होता है, बैंक इतना इजीली लोन नहीं देता। छोटा-छोटा चीज़ में इजीली कंज्यूमर लोन आजकल बहुत चालू हो गया सर, पहले इतना नहीं चलता था। क्योंकि आजकल इंडिया में लोगों का इनकम ग्रो हुआ है, तो आजकल कंज्यूमर लोन एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुका है। और सिर्फ कंज्यूमर लोन के ऊपर बिज़नेस करके एक कंपनी का नाम बता रहा हूँ, जो अपने शेयर के दाम पे क्या गज़ब का किया। कोई बता सकते हो कौन-सा कंपनी का नाम बता रहा हूँ सर? देखो, इसका बिज़नेस अगर आप लास्ट 5 साल में देखोगे, मज़ाक नहीं कर रहा, देखो, जब से इंडिया में कंज्यूमर लोन का बिज़नेस डेवलप हुआ है, स्पेसिफिकली 2015 ऑनवर्ड्स, ठीक है सर? 2015 ऑनवर्ड्स इंडिया में कंज्यूमर लोन बिज़नेस डेवलप हुआ है। ये जो डाउनफॉल देख रहे हो, ये कोरोना के कारण है, इसको इग्नोर कर सकते हो आप। सर इस टाइम पे बजाज फिनसर्व एक ऐसा डिसीजन लिया, उससे पहले भी तो बिज़नेस था, लेकिन बिज़नेस उतना जगह नहीं बना पाया था। पर 2015 ऑनवर्ड्स इसने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया, जिसके लिए बड़े-बड़े कंपनी सोच भी नहीं पाया था। समझ रहे हो सर? और इसका शेयर का दाम देखो, आपको देखने से ही समझ में आएगा। देखो शेयर का दाम से, पैसे के बारे में नहीं, आप लोग सोचते हो कि मैं पैसा कमाने के लिए बोल रहा हूँ। सर पैसा हर कोई कमा लेगा सर, मेहनत करके भी कमा सकते हो, बुद्धि लगा के भी कमा सकते हो, पर बुद्धि दोनों एंगल से चाहिए, ठीक है? लेकिन सर पॉइंट इज़ दैट पैसा कमाने के पीछे का कॉमर्स को तो समझो। आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो सर, इसीलिए पैसा कमाने के पीछे का कॉमर्स को भी समझना चाहिए। मैं लॉ पढ़ाते-पढ़ाते आपको ये बिज़नेस के बारे में क्यों बोल दिया? क्योंकि सभी बिज़नेस कनेक्शन है। तो सोचो 2015 ऑनवर्ड्स मैं क्यों बोला कि 2015 के बाद से ही एक्चुअली मार्केट में कंज्यूमर लोन कॉन्सेप्ट चालू हुआ है। माने छोटा-छोटा प्रोडक्ट, टीवी लेना है, ईएमआई पे लेना है, फ्रिज लेना है, ईएमआई में लेना है, ठीक है? मोबाइल लेना है, ईएमआई में लेना है। टीवी, फ्रिज, मोबाइल, आईफ़ोन, ठीक है? लोग अपना शौक पूरा कर रहे हैं। हाँ, बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? यस? किसी का अनम्यूट था। हाँ वो सर ईयरपोड्स भी। हाँ सर बोलो, ईयरबड्स, अच्छा यस। ठीक है।
लोग अपना शौक पूरा करना चाह रहे हैं और लोगों के पास इनकम है अभी, इतना तो लोग पे कर देगा। मैंने बेसिकली 1000 से लेके 1 लाख तक का प्रोडक्ट, ठीक है, ये मेनली कंज्यूमर प्रोडक्ट का मेन एरिया है। डिपेंड करते हैं, 1 लाख का प्रोडक्ट का लोन सबको नहीं मिलता है, ठीक है, उसमें डाउन पेमेंट ज्यादा कर देगा, अगर ज्यादा दाम होगा तो डाउन पेमेंट ज्यादा कर देगा, 15% डाउन पेमेंट, फिर बाकी ईएमआई करेगा, ऐसा, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट ये ईएमआई कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा बिजनेस जिसने करके दिखाया वो बजाज फिनसर्व है, ठीक है। और सर तो फिर आप बोलोगे सर बिजनेस इसने मेन बिजनेस इसने कर लिया 2022 तक, ठीक है। सर अब क्या हो गया सर, एक्चुअली अभी ना उसका कॉम्पिटिटर बढ़ गया, इसलिए आप देख सकते हो जब इसका शेयर का दाम 500 600 300 टका चल रहा था, वहां से ये कोरोना में थोड़ा सा गिरा था, सभी का बिजनेस गिरा था, उसके बाद वापस शेयर का दाम चला गया एकदम 3500 तक, उसके बाद इसका बिजनेस में काफी डाउनफॉल आया, ठीक है, काफी डाउनफॉल आया, लेकिन रिसेंटली ये ग्रोथ उसको मिला है। सर मैं अभी स्टॉक का एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ सर, अगर आप बोलोगे सर इतना डाउनफॉल क्यों आ गया, तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ये जो बीच में जो डाउनफॉल इसका हुआ है, एक्चुअली बिजनेस में एक मॉडरेटनेस आ गया। क्यों? क्योंकि पहले इस तरह का बिजनेस में बहुत लोग नहीं थे। अभी बजाज फिनसर्व जैसे कंपनी के मार्केट में और भी इसका कॉम्पिटिटर आ गया, जैसे इसके कॉम्पिटिटर में आ जाएगा आपका एचडीबी फाइनेंस है, मैंने एचडीएफसी का ही एक ब्रांच है, रिसेंटली तो जियो आ गया ना, ठीक है, जियो फाइनेंशियल्स आ गया, आदित्य बिरला फाइनेंस आ गया, ठीक है, और भी कम से कम 5-7 कंपनीज और भी मार्केट लिस्टेड में आ गया, और बैंक भी आजकल नो कॉस्ट ईएमआई में काम कर रहा है, अमेज़न खुद आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से काफी बिजनेसेस इस पर्टिकुलर फील्ड में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये पहले जो इन मैंने मिला था इनको लास्ट 5-7 साल में, वो वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, अभी बिजनेस मॉडरेट है, लेकिन अभी भी मार्केट है। डिपेंड करता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कि अगर लोगों का इनकम और ग्रो करेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे कंपनी का बिजनेस भी और ग्रो करेगा। इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन लोगों का इनकम, इकोनॉमी कैसे सुधारता है उस पे। जैसे पहले ये कभी सोच भी नहीं सकता था इंडियन मार्केट कि लोगों को लोन पे प्रोडक्ट बेचना, क्यों आजकल क्यों कर पाया, इसीलिए कर पाया क्योंकि लोगों का इनकम पे तरक्की हुआ है, और उसी तरक्की का पार्ट है ये कंज्यूमर लोन, और बैंकिंग प्रोसेस भी डेवलप हुआ है, पहले प्रोसेस इतना डेवलप नहीं था, इसलिए जो ग्रोथ आप देख रहे हो ना, ये 5 साल का ग्रोथ पीरियड है। समझ रहे हो सर? एक स्टॉक एनालिसिस करने का ये भी एक तरीका है कि आप लीगल कॉन्सेप्ट से भी बिजनेस को समझ सकते हो, शेयर को समझ सकते हो। सर हम लोग तो कभी ऐसे सोचते नहीं है। सर कोई बात नहीं, आगे से सोचना। अभी तो आप क्या बोल रहे हैं सर, एक गाना है ना, अभी तो मैं जवान हूँ, वैसा ही अभी तो आप छोटे हो, बट कोई बात नहीं सर, आप छोटे हो पर कुछ दिन बाद पटाखा बन जाओगे। चलो, तो नेचर ऑफ राइट्स क्रिएट जस्ट इन रेम, मैंने मेरा कहने का मतलब है कि आप काफी नॉलेजेबल बन जाओगे, ठीक है। क्या है ना सर, मैं कुछ भी बोलूं आप उसका एक अलग मतलब निकाल लेते हो, अलग मतलब नहीं निकालना। अच्छा, राइट ऑफ रीसेल, तो आपको रीसेल का मिल जाएगा अगर आप सेलर हो, लेकिन सर फ्यूचर गुड्स के केस में सेलर में सेल द गुड्स सिंस ओनरशिप इज विद इन द सेलर, तो इसमें ना सेलर के पास ही ओनरशिप रहता है, तो सेलर सेल कर सकता है, इस केस में बायर सेल कर सकता है, क्योंकि ओनरशिप जिसके पास है वो कर सकते हैं। जैसे पोटैटो सेलर, पोटैटो फार्मर लेज को ना सेल करके, देखो मार्केट में आजकल लेज का बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया है सर, बीकाजी, जानते हो सर आप लोग बीकाजी को? बीकाजी एक बड़ा फेमस राजस्थान बेस्ड कंपनी है, ठीक है, बीकानेर से इनका नाम पड़ा बीकाजी। बीकाजी अभी ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में सबसे ज्यादा समझने का अगर आपको है ना, कि आप देखना आईआरसीटीसी किसके साथ जा रहा है, तो एक जमाना था जब लेज का कॉन्ट्रैक्ट था आईआरसीटीसी के साथ, आजकल बीकाजी का आईआरसीटीसी के साथ मिल गया, इसलिए रेल स्टेशन में आपको लेज का चिप्स नहीं मिलता है, बीकाजी का चिप्स मिलता है। तो पॉइंट इज व्हाट सर, पॉइंट इज दैट कि फार्मर ने पहले मानो लेज के साथ डील किया था, फिर कुछ दिन बाद लेज को ब्रिज करके बीकाजी को दे दिया, तो कर सकता है क्योंकि फार्मर के पास ही है ना, माने पोटैटो सेलर के पास है ना, the seller may sell the goods since ownership is with the seller, तो एग्रीमेंट टू सेल में सेलर उसको रीसेल कर सकता है, ठीक है, लेकिन सेल के केस में बायर उसको सेल कर सकता है, सेलर नहीं कर सकता, क्योंकि सेलर तो सेल कर चुका है, इसलिए राइट टू रीसेल के ऊपर समझना पड़ेगा, दोनों चीज में फर्क है, इसीलिए सेल और एग्रीमेंट टू सेल में बहुत अंतर आ जाता है। दोनों ही सेल्स ऑफ गुड्स का पार्ट है, पर दोनों में काफी डिफरेंसेस आपको नजर आ रहा हो। इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए तो, इंसॉल्वेंट माने बैंकरप्टेड हो जाना या फिर दिवालिया हो जाना, the official assignee will not be able to take over the goods but will recover the price from the buyer,
ठीक है, गुड्स रिकवर नहीं कर सकता। अगर सेलर दिवालिया हो जाए तो वो बायर से गुड्स वापस नहीं ले सकता, बट प्राइस के लिए उसका ऑफिशियल्स अगर कोई है तो उसके लिए जा सकते हैं। बट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी द ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। इसमें गुड्स रिकवर कर सकता है, प्राइस नहीं। इसमें प्राइस रिकवर, गुड्स रिकवर कर सकता है पर प्राइस नहीं। दोनों में फर्क देख रहे हो? ऑफिशियल असाइनी माने जब कोई व्यक्ति दिवालिया या बैंकरप्टेड हो जाता है ना, तो वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोर्ट जिसको असाइन करके देगा वही कर सकता है। तो इसी को ऑफिशियल असाइनी कहते हैं, क्योंकि दिवालिया व्यक्ति किसी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसको गवर्नमेंट के तरफ से, जो लॉयर के तरफ से, कोर्ट के तरफ से, बेसिकली कोर्ट के तरफ से जो भी व्यक्ति उनको असाइन किया जाएगा कि भाई आप इनके तरफ से काम कर सकते हो, उनका जो भी प्रोडक्ट है सेल करना, जो भी डिस्प्यूट है उसको हैंडल करना कर सकते हो। तो ऑफिशियल असाइन विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। बट एग्रीमेंट टू सेल के केस में तो ऑफिशियल असाइन विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। तो देयर इज अ बिग डिफरेंसेस। ठीक है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, सर अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो सेल में क्या होता है? तो बायर का जो ऑफिशियल असाइनी है विल नॉट हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, गुड्स पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। पर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स। दोनों में फर्क देखो। In case of insolvency of buyer, the official assignee will have control over the goods, but in case of agreement to sell, the official assignee will not have any control over the goods. So there is some differences, और बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइटल डिफरेंस है दोनों में। इसीलिए मैंने बोला, आप लोगों को घर पे भी मैंने बोला था थोड़ा गो थ्रू करके रखिएगा, और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दिया। बोलो सर, समझ में आया सर? वीवीआईपी पॉइंट है सर, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच का फर्क है, सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। এই সবাই বুঝতে পেরেছে? একটু বলবে স্যার আমাকে বোঝা গেছে কি জানি? अरे इतना सन्नाटा क्यों है रे भाई? हाँ सर, বোঝা গেছে তো? कोनिकार Yes, आवाज sir. पेलाम। यस सर, थैंक यू सर। सर आगे बढ़ो। अच्छा देखो, सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। चलो इसमें आपको ना बिजनेस रिलेटेड और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें के बारे में पता चलेगा। जैसे सेल एंड हायर परचेस। सर हायर परचेस क्या होता है? सर हायर परचेस के साथ सेल का क्या डिफरेंस है? देखो ये भी एक गजब चीज है। जैसे सेल को क्या है आपको पता है, अभी मैं सेल के बारे में बार बार बता रहा हूँ, सेल ऑफ गुड्स में सेल तो जानना ही है, बट सेल के साथ हायर परचेस का एक डिफरेंस है सर। हायर परचेस को अगर मैं थोड़ा सा प्यार से बोलूँ तो इंस्टॉलमेंट परचेस बोल सकता हूँ। सर क्या डिफरेंस है? सर बेसिक डिफरेंस यही है कि सेल में तो क्या होता है आपको पता है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर हायर परचेस में द प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to the hirer upon the payment of last installment. सर देयर इज अ बिग डिफरेंस। ये एग्रीमेंट टू सेल नहीं है सर, ये हायर परचेस है। समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल गाड़ी का हो सकता है, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, पर गाड़ी का एग्जांपल मैं उठाने लेने का कोशिश करूंगा। से फॉर एग्जांपल कार परचेस, कौन सा साइट में जाने से अच्छा रहेगा? स्पिनी, सेकंड हैंड कार नहीं, फर्स्ट हैंड कार लेना है। कहाँ जाए? चलो मारुति सुजुकी के साइड में चलते हैं, मारुति सुजुकी। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मानो कि आपको मारुति का गाड़ी लेना है, ठीक है, सपोज नेक्सा लेना है, बहुत बड़ा साइट है सर। मैं आपको एक फटाफट एग्जांपल क्रिएट कर देता हूँ। हैचबैक, वैन्स, एमयूएस, एसयूवीज और सीडान्स। चलो डिजायर, ठीक है, एक अच्छा कार है। मानो आपको ये गाड़ी लेना है पर आपके पास अब पूरा पैसा नहीं देना है। क्या दाम बता रहे हैं सर? क्या दाम बता रहे हैं?
6,51,500 बेस, आई थिंक बेस मॉडल का प्राइस है। डिजायर एस सीएनजी, अच्छा सीएनजी में चलेगा। सीएनजी मैंने पेट्रोल में नहीं सर, वो सीएनजी गैस में, मैंने पेट्रोलियम गैस बेसिकली। तो सीएनजी में थोड़ा सा क्या होता है आपका, माइलेज ज्यादा होता है, इसीलिए देखो 31 किलोमीटर क्लेम कर रहा है कंपनी, ठीक है। चलो वो अलग बात है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर प्राइस, अरे बाबा क्या क्या सब बता रहा है सर। चलो एकदम, तो मैं कहना ये चाहता हूँ सर, आपको 6,51,500 अभी आपके पास पूरा नहीं है, कैश में नहीं लेना है आपको, आप इसको ईएमआई में लेना चाहते हैं, इसीलिए कंपनी काफी सारा सुविधा दे रहा है। तो आप कंपनी को जाके बोल लो कि हमको ये गाड़ी ईएमआई में लेना है, पर कंपनी क्या करेगा, ये आपको हायर परचेस कर देगा, ठीक है। तो हायर परचेस में क्या होता है कि आप ईएमआई भरते रहोगे, ठीक है, ईएमआई आप मंथली भरते रहोगे, तो कंपनी आपको बोलते है ठीक है सर, आप 1,00,000 डाउन पेमेंट करो, तो बाकी 5,51,500 विद इंटरेस्ट ईएमआई देना पड़ेगा। तो नॉर्मली 12% 15% ऐसे ईएमआई इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के साथ आपको गाड़ी का पेमेंट करना है। अब इंटरेस्टिंगली सब से फॉर एग्जांपल एक 5 इयर्स का एक या ईएमआई आप बना रहे हो, तो 5 इयर्स का ईएमआई है और एक मंथली ईएमआई बना आपका 10,000, ठीक है, आपको सुविधा देने के लिए। तो 10,000 करके ऐसे 60 ईएमआई आपको मे बी भरना है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि टोटल गाड़ी का दाम 6,51,000 है, 1,00,000 डीपी कर रहे हो आप मैंने डाउन पेमेंट, बाकी 5,00,000 आपको एक्चुअली भरना चाहिए, लेकिन विद इंटरेस्ट आपको टोटल 6,00,000 पड़ जाएगा, ठीक है। 5,00,000 और 1,00,000 एक्स्ट्रा आप एक्चुअली इंटरेस्ट पे करोगे। लेकिन जब तक लास्ट ईएमआई मैंने 60th मंथ में जाके 60th मंथ का ईएमआई जब तक आप पे नहीं कर देते, ये गाड़ी आपका नहीं है, ये गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए जब भी लोन में गाड़ी चलता है, जब भी लोन में गाड़ी लिया जाता है, तो गाड़ी के पीछे लिखा रहता है सर, हाइपोथिकेटेड विथ इलाहाबाद बैंक, ऐसा, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोड़िया ब्रांच, समथिंग लाइक दैट। देखे हो कभी ऐसा? हाँ सर, कभी रास्ते में ऐसे देखे हो कि किसी बस के अंदर, किसी भी ट्रक के पीछे, या किसी कार के पीछे लिखा रहता है हाइपोथिकेटेड टू समथिंग बैंक ब्रांच? कभी किसी की नजर में नहीं आया? हाँ सर, एनीवन? किसी को नजर नहीं आया, कोई बात नहीं सर, आगे से नजर आए तो मुझे बताना कि जब भी कोई गाड़ी ऐसे ईएमआई परचेस होता है ना, तो उसमें लिखा रहता है काफी केसेस में, स्पेशली कॉमर्शियल केसेस में ज्यादा होता है, पर्सनल केसेस में उतना जरूरत नहीं होता है, या कमर्शियल केसेस में होता है। बैंक ब्रांच किस बैंक के थ्रू से हायर परचेस हुआ है, उस बैंक को हाइपोथिकेशन का एक मैसेज वो लोग लिखते हैं। जब तक लोन कंप्लीट पे नहीं हो जाता, ये हाइपोथिकेशन वर्ड उस गाड़ी से नहीं हटता है। और अगर लोन फेलियर होता है, बैंक वाले कभी भी रास्ते से उठा के लेके जा सकता है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी आपका होता ही नहीं है जब तक लास्ट ईएमआई पेमेंट नहीं हो जाता। समझ में आया सर? हेलो? हाँ सर। ठीक है, ये है हायर परचेज का कॉन्सेप्ट। द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द हायरर अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट पेमेंट करोगे, प्रोडक्ट आपके नाम पे बैंक कर देगा, मैंने सिंपल डायरेक्टली हो जाएगा। पोजीशन ऑफ द पार्टी, द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। सेल में तो ओनर हो जाते हैं, पर हायर परचेज में द पोजीशन ऑफ द हायरर इज दैट ऑफ ए बेली। सर बेली कौन है, वही तो समझना है। बेली माने बैंक ने आपको लोन पे गाड़ी दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि बैंक का गाड़ी आप ईएमआई में लेके चला रहे हो, गाड़ी को देखभाल करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट इंस्टॉलमेंट टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देते हो, गाड़ी एक्चुअल में बैंक का है, आपका नहीं। भले ही आप उसको लेके शो ऑफ कर सकते हो, क्या है ना, गाड़ी वगैरह लेके लोग नॉर्मली शो ऑफ करते हैं। कैसे शो ऑफ? ही अपने घर के सामने लगा के फोटो उठा के दूसरे को दिखाना, बेसिकली पड़ोसी को दिखाना, ठीक है, या दोस्तों को शो ऑफ करना, ये देख मैंने गाड़ी ले लिया, देख मैंने इतना, मेरा क्या, मेरा एकदम रुतबा ही अलग है। शो ऑफ का जमाना है, बड़ा चलता है सर, ठीक है।
शो ऑफ कर रहे हो, अगर लोन में शो ऑफ कर रहे हो कोई खराब नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब है जब भी आप किसी चीज का शो ऑफ करो उसमें करो, बट आप अपना पोजीशन जान लो कि आप कौन हो, ठीक है। आप एक्चुअल में ओनर नहीं हो, आप बेली हो। बेली माने जो देखभाल करने के लिए लिया है अभी, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाता, कैरेक्टर बेली का है, ओनर का नहीं। बेलर बेली कॉन्सेप्ट में आगे आगे बताता हूं आपको। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। The hirer may, if he so likes, terminate the contract by returning the goods to its owner without any liability to pay the remaining installment। अगर गाड़ी का कंडीशन ठीक ठाक है, एज पर जितना मानो कि आपने 5 साल का लोन लिया था, 5 ईयर लोन है, ट्रक लिया था आपने मानो 2 साल चलाया, 2 साल का ईएमआई क्लियर है, गाड़ी का जितना डेप्रिसिएशन होता है और जो भी वैल्यूएशन होता है उसको कैलकुलेट करके 3 इयर्स मैंने पहले ही आप गाड़ी को वापस कर सकते हो। ये सर बड़े बड़े गाड़ी में लोग ज्यादा ये सब करते हैं, ट्रक में, बस में लोन पे ले लेते हैं, चलाते हैं, बिजनेस चल जाता है, इट्स ओके। बट नहीं चल पाता है तो फिर अगर गाड़ी का कंडीशन ठीक ठाक है तो विदाउट एनी प्रॉब्लम गाड़ी इजीली रिटर्नेबल हो जाता है, कंपनी आपका गाड़ी वापस ले लेता है। इसीलिए बोला द हायरर में इफ सो लाइक्स, ठीक है, अगर उसको ठीक लगे, इफ सो लाइक्स टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट by returning the goods to its owner without any liability to pay the remaining installments। ये होता है हायर परचेज में। Burden of risk of insolvency of the buyer, ये तो आपको सेलर के केस में पता है, हायर परचेज में पता कर लो। The owner takes no such risk, for if the hirer fails to pay an installment, the owner has right to take back the goods। If the hirer fails to pay an installment, माने अगर जो गाड़ी चला रहा है, मैंने बेली मैंने जो गाड़ी बेसिकली परचेज किया है सर, ठीक है, ईएमआई परचेज में जो गाड़ी लिया है, जो ईएमआई में गाड़ी या ट्रक वगैरह परचेज किया है, ठीक है, वो अगर फेल करता है तो जो बैंक है, ठीक है, अगर बैंक के थ्रू से लोन हुआ है तो बैंक को ही ओनर मानेंगे, तो ओनर या कंपनी, ठीक है, ओनर या कंपनी कभी भी आके गुड्स वापस लेके जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, जब तक सेल पे तो ट्रांसफर टाइटल हो जाता है, अगर लोन में भी है तो भी, लेकिन हायर परचेस में हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल। टाइटल माने ओनरशिप इवन टू अ बोनाफाइड परचेसर। बोनाफाइड माने अगर कोई ट्रू परचेसर भी है, ठीक है, माने एकदम पेमेंट करेगा, एकदम ट्रू है, ऑनेस्ट है, नो इशू विद दैट, बोनाफाइड, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बोनाफाइड परचेसर को भी नहीं सेल कर सकता। हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल, माने वो किसी को भी ओनरशिप नहीं दे सकता क्योंकि वो खुद ओनर नहीं है। जब आप गाड़ी ईएमआई में लेते हो, ट्रक, बस या कोई भी कार आप अगर ईएमआई में ले रहे हो, आप खुद ओनर नहीं हो तो आप किसी और को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? इवन आप बोनाफाइड परचेसर को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। Resell, buyer can resell, we know that। The hire purchaser cannot resell unless he has paid all the installment। जो मेरा है नहीं मैं उसको सेल नहीं कर सकता, जो मेरा है नहीं मैं उसको सेल नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद ओनर नहीं बन पाया अभी तक, मैं खुद ओनर अभी तक नहीं बन पाया, है ना सर, मैं खुद ओनर नहीं बन पाया तो फिर मैं दूसरे को कैसे रीसेल कर सकता हूँ? यस, क्लियर? बोल दो सर, समझ में आया कि नहीं आया, इतना बोल दो, बोल दो ना जरा। हाँ सर, ठीक ठाक समझ में आ गया? हाँ सर। ओके सर, अभी मैं बेलर बेली का बात कर रहा था, अब सेल के बारे में बार बार और नहीं बोलूंगा क्योंकि सेल ऑलरेडी यू नो। बट बेलमेंट क्या है, ये बेलर बेली के ऊपर पहले सीए इंटर का जो पुराना सिलेबस है उसमें तो काफी डिटेल्स में पढ़ा जाता है, और सीए फाउंडेशन के न्यू सिलेबस में काफी डिटेल्स में आ चुका है। सीएमए को और सीएस वाले को तो ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव लेवल, बट सीए के फाउंडेशन लेवल के न्यू सिलेबस में ये बेलर बेली कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी डिटेल्स दिया है। फिलहाल हम लोग इसका बेसिक पढ़ लेते हैं, माने एटलीस्ट आइडिया, एटलीस्ट फॉर सेल, माने सेल के साथ बेलमेंट का आइडिया को देख लेते हैं सर। सर बेलमेंट क्या है, उसमें ना एक बेलर होता है और एक बेली होता है। बेलर बेली में क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में। सर ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस, हाँ सर चलो, मैं बचपन से देखता हूँ मेरे फैमिली में, मेरे को समझाने में भी इजी रहेगा।
पर लोग भी जरा देख लो। सपोज आप एक ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर क्या करता है सर? ट्रक, मैंने इसको ना हम लोग ऐसे बोलने से ट्रांसपोर्टर से भी ज्यादा अच्छा होता अगर मैं लिखता कि अरे क्या बिजनेस बोलते हैं उसको, इसका एक अच्छा नाम है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस का एक अच्छा नाम बताओ, बड़ा अच्छा नाम बोलते हैं उसको, लॉजिस्टिक। हाँ सर, लॉजिस्टिक्स बिजनेस, ठीक है। जो लॉजिस्टिक बिजनेस करता है वो क्या, उसका एक्चुअली नॉर्मल ट्रांसपोर्टिंग और लॉजिस्टिक में फर्क इतना होता है कि नॉर्मल ट्रांसपोर्टर बस ट्रक से एक जगह से गुड्स को लेके एक दूसरे जगह में पहुंचाते हैं, और जो लॉजिस्टिक बिजनेस करता है, इनके बिजनेस में क्या है, ये सिर्फ ट्रक में या बस में नहीं सर, ये हर तरह का मोड यूज करके प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाता है। इट्स अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट, इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इमेज, आप इमेज, हर इमेज कुछ कहता है। ये देखो, ये एक लॉजिस्टिक है, इसमें ट्रक है, इसमें शिप है, इसमें फ्लाइट है, ठीक है, इसमें स्मॉल गाड़ी भी है, छोटा छोटा गाड़ी। तो ह्यूज मॉडल ट्रांसपोर्टिंग ही कर रहा है, बट एक फॉरेन से जहाज से लेके आने से लेके, फ्लाइट में चढ़ाने से लेके, ट्रक में ट्रांसफर, बड़ा रास्ते में ट्रांसफर करने से लेके, छोटा छोटा गाड़ी में लोगों के घरों तक पहुंचाना, ठीक है। इट्स अ वेरी ह्यूज, जैसे डीटीडीसी कुरियर, ठीक है, कुरियर कंपनी ऐसे होते हैं ना, डीटीडीसी कुरियर, सेफ एक्सप्रेस। हाँ, अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे अगर आप डीटीडीसी कुरियर के थ्रू से किसी को कोई चीज सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट मेरा जा रहा है बायर के पास डीटीडीसी के थ्रू से, कभी जहाज में चढ़ा प्रोडक्ट मेरा, कभी फ्लाइट में चढ़ा, कभी कार में, ट्रक में चढ़ा, तो कभी छोटा गाड़ी के थ्रू से, फिर पोस्टमैन के थ्रू से, डीटीडीसी कुरियर एजेंसी के थ्रू से घर घर में पहुंचाया प्रोडक्ट को। नाउ व्हाट इज द केस, नाउ केस इज दैट डीटीडीसी कौन है, किस क्या कौन सा पोजीशन हैंडल कर रहा है इस पूरे खेल में? हाँ सर, इस पूरे खेल में डीटीडीसी क्या कौन सा पोजीशन हैंडल कर रहा है? गुड्स के किसका, गुड्स मेरा जा रहा है किसके पास, बायर के पास। तो फिर डीटीडीसी क्या कर रहा है? आप लोग डीटीडीसी को बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, कुरियर एजेंसी है। इस पूरे खेल में डीटीडीसी क्या खेल खेल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट मैंने मेथड है इसका? बेली का मेथड है इसका। मैंने ये जो बीच में गुड्स को देख रहा है ना, इसका काम है बेली का, ये गुड्स का ओनर थोड़ी है। हेलो, क्या डीटीडीसी गुड्स का ओनर है सर? नहीं है ना। There is only transfer of position of goods from the bailor to the bail for any of the reasons like safe custody, तो डीटीडीसी के पास आपका गुड सेफ कस्टडी में रहे, कैरेज में रहे, सो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं बेल, मैंने बेलर बेली कॉन्सेप्ट, मैंने मानो मेरा प्रोडक्ट मैंने डीटीडीसी को दिया, तो मैं बन गया बेली, ठीक है, और डीटीडीसी बन गया बेलर, ठीक है। तो बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस फॉर विच दैट बेलमेंट वाज मेट। अब इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, बेलमेंट में थोड़ा और अच्छा हो जाता है सर, कि इसमें क्या होता है, ये थोड़ा डीटीडीसी का कॉन्सेप्ट में सिर्फ वो क्या कर रहा है, सेफ कस्टडी कर रहा है, पर इसको ना कुछ ऐसे समझा जा सकता है, और क्या एग्जांपल देने से बेहतर रहेगा, मानो अ, एक अच्छा एग्जांपल दिमाग में आ रहा था, जैसे मानो डॉग डॉग होते हैं ना सर, डॉग मानो मेरा डॉग है, मेरे पास एक कुत्ता है, ठीक है, मैंने मेरे घर का, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया, तो मैं अपना डॉग को ना, मैं अपने डॉग को किसी के घर पे रखे गया मेरे पड़ोस में, तो जब तक मैं लौटता नहीं मेरा डॉग का पूरा ख्याल वो रखता है, तो वो सेफ कस्टडी में रखा ना। तो ये जो सेफ कस्टडी में रखने का कॉन्सेप्ट है, और जब मैं रिटर्न आ जाऊंगा तो मेरा डॉग मेरे को वापस मिल जाएगा। तो बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस। इसका और भी एक बेटर एग्जांपल मेरे को दिमाग में आ रहा है सर, बच्चे लोगों का वो किंडरगार्टन नहीं,
किंडरगार्टन भी बोला जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा प्ले हाउस होता है ना सर, स्पेशली इन सिटी, ठीक है। बड़े-बड़े शहरों में क्या होता है, माँ-बाप मानो कहीं पर जॉब करने जाते हैं दोनों, ठीक है, तो बच्चे को कुछ देर के लिए प्ले हाउस में लेके रखते हैं, चिल्ड्रन प्ले हाउस, ठीक है, या इसको ना क्रेश ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन प्ले हाउस। इसमें क्या होता है कि बच्चा कुछ देर के लिए वहां पर खेलता है, ठीक है। अब माँ-बाप यहाँ पर होता नहीं है, यहाँ पर अलग से कोई ना कोई होते हैं जो बच्चे लोगों को बेसिकली देखभाल करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द पॉइंट सर, कि जब माँ-बाप आके बोलेगा कि भई मेरा बच्चा दे दो, तो वो दे देगा ना। तो कुछ देर के लिए बच्चा लोग क्या हो गया, ये बच्चा लोग प्रोडक्ट हो गया। प्ले हाउस का ओनर इसका बेली हो गया और माँ-बाप हो गया बेलर, ठीक है। तो पेरेंट्स बोलेगा कुछ देर के लिए मेरे बच्चे लोगों को खेल-कूद कराओ, मैं कुछ देर में मार्केटिंग करके आ जाता हूँ। तो जब तक ये मार्केटिंग माँ-बाप कर रहे हैं, तब तक ये बच्चा लोग प्ले हाउस ओनर के पास एकदम सेफली खेल रहा है। तो जब वो वापस आता है, पेरेंट्स आके बोलते हैं कि मेरा बच्चा दे दो, तो बदले में ये एक चार्जेस लेता है ना सर, ठीक है? जैसे मानो 2 घंटा रहने का 2000 टका, समथिंग लाइक दैट। तो इट्स अ वेरी रिस्पांसिबल वर्क, बट यह यहाँ पर भी बेलर-बेली कॉन्सेप्ट हो रहा है। पेरेंट्स हो जाता है बेलर, माँ बच्चा लोग हो जाता है गुड्स, ठीक है? और जो प्ले हाउस चला रहे हैं, ठीक है? वो हो जाते हैं बेली। समझ में आ गया? हाँ सर। और बेलमेंट में और एक चीज़ है, बेलमेंट के बदले जो पेमेंट होता है, वो पेमेंट कभी-कभी ग्रैट्युइटस भी हो सकता है, माने लाइक गिफ्ट टाइप का, और कभी-कभी नॉन ग्रैट्युइटस माने पेमेंट लेके। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मेरे बच्चे को कुछ देर के लिए आपके घर पे रखो, तो मानो मैं पड़ोस में गया, माने मैं कहीं पर गया तो मैं अपने नेबर को बता रहा हूँ कि कुछ देर के लिए मेरे बेबी को आप देखेंगे थोड़ा-सा? तो ऐसे तो रखते हैं ना, तो अब कुछ देर के लिए बेबी जो किसी और के घर पे है पड़ोस में, तो ऑब्वियसली वो उसके घर में वो माने एक सेफ के कारण मैं रख के जाता हूँ। तो वो घर का जो ओनर है ना, वो बेली बन जाता है। इसलिए अच्छा, वापस आने के बाद क्या मैं उनको पेमेंट करता हूँ? मानो कि अब मेरे बच्चे को खाना भी खिलाते हैं, उसको जो भूख लगता है। तो क्या मैं खाने का चार्जेस पे करता हूँ उनको, पड़ोसी के केस में? तो ऑब्वियसली नहीं, है ना? ऑब्वियसली पे नहीं करता। तो कभी-कभी इस तरह का चीज़ें ग्रैट्युइटस भी हो सकता है, नॉन ग्रैट्युइटस भी हो सकता है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट, जो बिज़नेस में कैरेज सेक्टर्स में कस्टडी, सेफ कस्टडी कॉन्सेप्ट में, या फिर ट्रांसफर ऑफ फॉर स्पेशल प्रॉपर्टी के केस में देखने को मिलता है। ये सब बोलो, समझ में आया? थोड़ा अलग है। नॉर्मल सेल और बेलमेंट में डिफरेंस है सर। आप लोगों को समझ में आया सर? यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है। Sale and contract for work and labor. A contract of sale of goods is one which some goods are sold or are to be sold for a price. But where no goods are sold and there is only for doing or rendering some work of labor. हमें कुछ लेबर ही देना है, लेबर सर्विसिंग देना है. Then the contract is only for work and labor and not for sale of goods. कुछ देर तक मुझे काम करना है, तो उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? Where gold is supplied to a goldsmith for preparing an ornament. ये भी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है. चलो अच्छा एग्जांपल दिया. मानो मेरे पास गोल्ड है और मैं गोल्ड स्मिथ, माने जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं स्वर्णकार, ठीक है? स्वर्णकार समझते हो? या सोनार भी बोलते हैं। बंगाली में बोलते हैं स्वर्णकार, या हिंदी में बोलते हैं सोनार। सोनार माने जो सोना का काम करता है। इंग्लिश में आप लोग ज्यादा समझते हो, यही प्रॉब्लम है कि देसी भाषा समझ में कम आता है और विदेशी भाषा नहीं, इंग्लिश विदेशी नहीं है ना। चलो ठीक है। गोल्ड इज सप्लाइड टू ए गोल्ड स्मिथ। वो क्या करता है आपका, सर मुझे इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप अपना देश का लैंग्वेज को भूलना मत, ठीक है? जो भी आपका मदर टंग हो या जो भी देश में बोला जाता है, उसमें भी अपना ग्रीप थोड़ा रखना। मैं कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करिए। ऑब्वियसली इंग्लिश इज अवर, माने क्या बोले सर, बिना बिना बोले नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज करने के लिए पॉलिटिक्स चलता है, पर इंग्लिश को कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, वो बिना बोले नेशनल लैंग्वेज है। मैं एक बार तमिलनाडु गया था घूमने के लिए, एक्चुअली कुछ काम भी था फैमिली के साथ, तो मैं उनके एक ड्राइवर को बता रहा हूँ कि दादा आप लोग हिंदी में क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, ऐसे ही मैं पूछा तो बोला
मैं हिंदी क्यों सिखाऊं बच्चे को? इंग्लिश और तमिल सेम है। तमिलियंस बोलते हैं कि इंग्लिश तमिल सेम सेम, बोलते हैं इंग्लिश और तमिल सेम साउंड करता है। कहाँ से आया? माने लोगों का सोच ही अलग लेवल का है। फिर मैं बोला चलो यार, परदेश में क्या झमेला करना। इंग्लिश और तमिल सेम, भाई भाई। इंग्लिश हिंदी तमिल दुश्मन, इंग्लिश तमिल भाई भाई। यही है भारत का माने बिखरने का सबसे बड़ा रीजन, कि हम लोग एक दूसरे का इज्जत नहीं करते। नहीं, आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोलना चाहता देश में नेशनल लैंग्वेज होने का जरूरत ही नहीं है, बट एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे के भाषा का इज्जत करें। सब कोई सबका भाषा सीखने का कोशिश करे, इसमें हमारे लिए अच्छा है और हमारा भाषा भी बच जाएगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नहीं सर, ये देश के लिए भी जरूरी है। ठीक है, इंग्लिश इज ओके, बट फिर भी चलो ठीक है। मैं कौन होता हूँ, आप लोग थोड़ी ना बोलोगे सर आप लॉयर बन जाओ फिर। ओके। तो सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, तो गोल्ड स्मिथ के पास आप गोल्ड दे के आते हो, वो उसमें क्या करता है, डिजाइनिंग करेगा, फिर अपने पास रखेगा तो नहीं ना, वो आपको रिटर्न करेगा, बदले में अपना वर्किंग चार्जेस आपसे लेगा। वो गोल्ड आप उनको बेच के थोड़ी ना है, आप उनपे कुछ काम करने के लिए देके आए कि भाई इसमें डिजाइनिंग कर दो, डिजाइनिंग करके मेरे को रिटर्न कर देना। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए जो गोल्ड स्मिथ है वो एक्चुअली क्या बन गया था, वो एक्चुअली बेली बन गया था। वो बेली बन गया था। जैसे ही पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल हो गया, वो आपका प्रोडक्ट आपको लौटा देगा और बदले में अपना वर्किंग चार्जेस ले लेगा। समझ रहे हो सर? हेलो, सब ठीक ठाक है सर? समझ में आ गया? आया ना? कुछ तो कहो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर, ओके सर। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? According to section 5 subsection 1, contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer. Very simple ना, ये तो जानते हो आप। R agrees to deliver his old motorcycle। अच्छा, कहाँ बोला? सेक्शन 5(1) में, ठीक है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में। और सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में इसको और डिटेल्स में बोला गया, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, a contract of sale may be made in writing or by word of mouth। सर कहीं पर भी नहीं बोला कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखित होना पड़ेगा, वर्ड ऑफ माउथ को भी लॉ में जगह दिया गया है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना सर, मुंह में बोला है क्या दाम है। अरे सर यही तो प्रॉब्लम है ना। एक्चुअली ये इंडिया है, यहाँ पर एक जमाने में वचन का भी बहुत वैल्यू होता था। वचन समझते हो? वचन माने अगर हम मुंह में किसी को कुछ बोले ना, तो वो वादा निभाना पड़ता था। जमाना ऐसा हो गया कि इंसान आजकल वचनबद्ध नहीं है। माने हम कुछ बोलते हैं पर उसको पालन नहीं करते। हम किसी को कुछ बोलते हैं पर पालन करना ऑप्शनल हो गया, कर भी सकते हैं ना भी कर सकते हैं। लेकिन एक जमाना था, कौन सा जमाना सर? वही राम का जमाना, ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में भी राम का जमाना क्यों? क्योंकि इसलिए का उस इरा का नाम था सर, सत्ययुग कहते हैं उसको। इसलिए क्योंकि उस टाइम पे लोग झूठ कम बोलता था, ना के बराबर। और इसका मतलब क्या कि लोग जो बोलता था, ठीक है, जैसे राम ने अपने बाबा के साथ झगड़ा नहीं किया। उसका बाबा का नाम था दशरथ, पिताजी। दशरथ ने बोला कि राम तुमको वनवास जाना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे कैकेयी माता को वचन दे दिया कि मैं भरत को राजा बनाऊंगा और तुमको वनवास जाना पड़ेगा। तो राम ने बगावत नहीं किया। राम ने बोला कि बाबा ने बोला, मैंने पिता ने बोला तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है वचन, ठीक है। ये गजब सोच है सर। कोई बोलेगा क्यों? दूसरे बहुत सारे हम लोग देखें इतिहास में, लास्ट 400-500 साल में, अगर इवन बाप बेटा को नहीं छोड़ा, बेटा बाप को नहीं छोड़ा, यहाँ पर जिसका हक बनता है उसको बोला जा रहा है कि भाई राम तुम वन में जाओ, राजा तुमको नहीं बनना है। तो सोचो जरा कि क्यों इसीलिए कहते हैं कि वो राम भी नहीं, वो राम राज्य भी नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी खत्म हो गया है। सर पॉइंट इज नॉट अबाउट राम, पॉइंट इज अबाउट द कैरेक्टर ऑफ राम, ठीक है। वहां पर क्या, इसीलिए ना रामचरितमानस बोल के एक ग्रंथ है, लोगों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सुझाव दिया जा रहा है कि लोगों के अंदर ना ऑनेस्टी डेवलप करने के लिए ये देसी चीज का जरूरत है, क्योंकि ये जिस तरह का वचन से हम लोग क्या हो रहा है ना, अलग हो जा रहा है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में देखो वर्ड ऑफ माउथ को भी दिया गया जगह। हम लोग कभी बोलते हैं ना प्रूफ कैसे करके देखो,
अरे भाई वही तो बोलो ना, जब एक देश झूठ के आधार पे बनेगा, हर चीज में झूठ, ठीक है, जिसके पास पैसा, जैसे आजकल लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है। सर पावर के साथ पैसे का क्या लेन देन है? आपके पास ज्यादा पैसा हो सकता है, किसी के पास कम पैसा हो सकता है, लेकिन उसके साथ विचार व्यवस्था का क्या कनेक्शन है? विचार तो सही और गलत देखेगा, पैसे के साथ विचार का क्या कनेक्शन है? सच में देखो तो कोई कनेक्शन नहीं है। वो अलग बात की समाज बना दिया है कनेक्शन, है ना सर? पैसे के साथ विचार का नॉर्मली कोई कनेक्शन होना चाहिए। आपके पास ज्यादा पैसा है पर मैंने गलत किया, ठीक है, मेरे पास कम पैसा है, गलती जिसके पास ज्यादा पैसा है उसने किया, लेकिन पैसे के चक्कर में उसको सजा नहीं मिल रहा है। सर देयर इज ए प्रॉब्लम ना, प्रूव करके दिखाओ। यही तो चक्कर हो गया। इसका मतलब क्या कि समाज का बेस गलत है। अब जब समाज का बेस गलत होगा ना, हम कभी भी समाज से माने सोसाइटी से अच्छा बने अपेक्षा नहीं कर सकते कि समाज में कुछ अच्छा होगा। दिन पे दिन और बिगड़ता जाएगा। कभी शांति दिमाग में सोचना। आप लोगों को लगेगा सर ये सब बात उपदेश में अच्छा लगता है, रियल में नहीं। सर बात रियलिटी का भी नहीं है और उपदेश का भी नहीं है। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कोई ईशप्स का बाइबल का कोई ये नहीं है सर। जैसे वो ईशपेर गल्प बोल के भी बाइबल में मोरल सिखाया जाता था, पंचतंत्र बोल के एक हिंदी में हिंदू कॉन्सेप्ट में सिखाया जाता था। तो कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सोचने बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ को क्यों जगह दिया गया, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि हम चाहते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ का भी दाम हो, हम माने देश चाहते हैं। चलो छोड़ो सर। तो सेल में बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ, और पार्टली इन राइटिंग और पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज, माने दोनों पार्टी अपने बीच में क्या कर रहा है वो भी मायने रखता है। मैंने किस तरह का हरकत कर रहा है, कॉन्डक्ट। आर एग्रीज टू डिलीवर इज ओल्ड मोटरसाइकिल जिसका वैल्यू है 25,000 टू एस in exchange for a new motorcycle and agrees to pay the difference in cash. It is a contract of sale. सिंपल। इसमें क्या है सर? कुछ नहीं है कि मानो मेरा पुराना बाइक लो, तुम्हारा नया बाइक दो, और नया बाइक के बदले जो भी एक्स्ट्रा होता है मैं पेमेंट कर दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल। Contract of sale may be made in any of the following mode. Contract of sale is made by an offer to buy a sale goods for a price and acceptance of such offer. There may be immediate delivery of the goods, है ना? Immediate delivery भी हो सकता है। There may be immediate payment of price, but it may be agreed that the delivery is to be made at some future date. जैसे हम लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, उसमें प्राइस पेमेंट कर देते हैं पर डिलीवरी बाद में मिलता है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि भाई परचेस कर लेते हैं, प्राइस भी बाद में पेमेंट करेंगे और डिलीवरी भी बाद में होगा। जैसे देयर में भी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, जैसे ऑफलाइन में ज्यादातर होता है। इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी ऑफ पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट। डिलीवरी भी इंस्टॉलमेंट में होगा, पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में होगा। इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। सेल हो चुका है पर डिलीवरी भी 3 दिन बाद होगा और पेमेंट भी 3 दिन बाद होगा। तो सेल का अलग अलग पहचान है सर, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 6 में बोला है, जैसे कि फ्यूचर गुड्स के बारे में मैं आपको बात कर रहा था, एग्जिस्टिंग गुड्स एज वेल एज फ्यूचर गुड्स। द गुड्स which form subject matter, जैसे एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ सर्टेन क्लोथ टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सर्टेन मिल, है ना, कि कोई कपड़ा बनाना है और कोई पर्टिकुलर मिल ही उसको डेवलप करेगा, इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। A contract for sale for certain clothes to be manufactured by a certain mill. यानी मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं जो कपड़ा बेचूंगा वो किसी पर्टिकुलर मिल से ही बन के आएगा। अगर उस पर्टिकुलर मिल से नहीं बन के आया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। सिंपल बात है ना। इसको कॉन्टिंजेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मानो मार्केट में एक बड़ा कंपनी है विमल का। विमल किसका है जानते हो? विमल इज अ ब्रांड फ्रॉम रेमोंड, वेरी ओल्ड बिजनेस ऑफ सॉरी रेमोंड नहीं, रिलायंस, सॉरी। विमल ब्रांड जो है वो रिलायंस का, तो रिलायंस का बहुत पहला बिजनेस में से ही है विमल, ठीक है। ओनली विमल बोल के टीवी में ऐड भी बहुत आता था, आजकल दिखता नहीं उतना। और एक है सर आपका दूसरे साइड में रेमोंड, ठीक है। तो रेमोंड भी बड़ा फैक्ट्री है, इसका भी कपड़ा की बड़ा फैक्ट्री है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तुमको विमल का ही कपड़ा बेचूंगा, तो वो विमल के फैक्ट्री से ही आएगा ना। मैंने रिलायंस का जो विमल ब्रांड है उस फैक्ट्री से आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ सर्टेन क्लोथ्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सर्टेन मिल, ठीक है, इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
ऐसा नहीं कि विमल बोल के रेमंड का प्रोडक्ट बेचो या रेमंड बोल के कोई लोकल प्रोडक्ट बेचो, है ना। इट्स कॉल्ड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर विमल ब्रांड का डील हुआ है तो विमल में ही बन के आना चाहिए, है ना। सिंपल है ना। अगर मैंने जैसे मानो अगर मैंने अमूल आइसक्रीम का डीलिंग्स लिया है, आइसक्रीम, अब कोई बोलेगा सर आइसक्रीम तो आइसक्रीम होता है, पर अमूल भी आइसक्रीम बेचता है, क्वालिटी वॉल्स भी आइसक्रीम बेचता है, ठीक है, वडीलाल भी आइसक्रीम बेचता है। आप लोग और भी ब्रांड का नाम जानते होंगे, मुझे ज्यादा ब्रांड नहीं पता क्योंकि मैं कम आइसक्रीम खाता हूँ। तो अब आइसक्रीम के चक्कर में मैं अमूल की जगह क्वालिटी वॉल्स थोड़ी बेच सकता हूँ सर। हेलो, क्योंकि मैंने सर्टेन मील के बारे में बोल दिया कि भाई मेरा आइसक्रीम अमूल से आएगा तो अमूल से ही लाना पड़ेगा। अगर बाई चांस कंडीशन चेंज होता है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना पड़ेगा। यस ना। तो सेक्शन 6 हो गया। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहते हैं गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले गुड्स पेरिश हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई मेरे गोडाउन में कुछ माल है, मैं तुमको बेचना चाहता हूँ। अब मैंने भी नहीं देखा कि गोडाउन का माल जो वो पेरिश हो चुका है। अब जब सेल करने गया तो पता चला कि गुड्स तो पेरिश हो चुका है। तो जब बायर को भी नहीं पता, सेलर को भी नहीं पता, और गुड्स पेरिश हो डिस्ट्रॉयड हो चुका है गोडाउन के अंदर ही, neither parties were aware of the fact the agreement is void, तब इसको void agreement बोले। इसको क्या बोलेंगे? इसको void agreement बोले। I hope you understand sir, this is called void agreement। क्योंकि अरे गोडाउन में मेरा सामान खराब हो गया है, ठीक है, मैंने आलू फैक्ट्री में ही पच चुका है क्योंकि वो पचनशील है, पेरिशिंग है, लेकिन जब मार्केट में मैं गाड़ी में लोड करने जा रहा हूँ तो पता लगा भाई तो ज्यादा सड़ा हुआ है, ज्यादा आलू सड़ा हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। सेक्शन 7 ये बात करता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। सेल से पहले पेरिश हुआ है पर एग्रीमेंट टू सेल के बाद हुआ है। सेक्शन 8 कहता है कि देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन वन पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर perish or become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided or becomes void। सेम टू सेम, इसको अवॉइड भी किया जा सकता है और इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। फ्यूचर गुड्स जो पेरिश हो सकता है, फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक, the destruction of such goods will be amount to supervening impossibility and the contract shall become void। माने future goods are specific, the destruction of such goods will amount to supervening impossibility। माने जो goods अभी बनाए नहीं वो कैसे destroy हो सकता है, तो जो हो नहीं सकता अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी void है। पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स माने फ्यूचर में बनेगा वो पेरिश हो सकता है, उसको कैसे पता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता कि फ्यूचर में खराब हो जाए, अरे भाई बना ही नहीं, ये तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। If the future goods are specific, the destruction of such goods will amount to supervening impossibility। मैंने goods है ही नहीं, उसको कैसे आप डिस्ट्रॉय करती है, तो बड़ा दिमाग लगाने का बात है सर, ठीक है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये हो ही नहीं सकता। जो वास्तव में नहीं है वो कैसे कैंसिल हो गया, मैंने वो कैसे बच गया, वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। तो सेक्शन 8 में ये चीज बोला गया है। सर एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस के बारे में थोड़ा सुन लो। सेक्शन 9 और 10 में बोला है एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, मैंने दाम के बारे में बात करता है, ये भी बड़ा अच्छा है बात है सर। सिंपल बात है, बड़ा अच्छा बात है और बड़ा सिंपल बात है, डे टू डे लाइफ का मैटर, इट्स ऑल अबाउट आवर डेली लाइफ। सर डेली लाइफ का मैटर है पर हम लोगों को पता ही नहीं है, अरे वही तो दिक्कत है सर। ऐसा कौन सा चीज है जो डेली लाइफ में नहीं सर, ऐसा कौन सा चीज है जो डेली लाइफ के साथ जुड़ा नहीं है? आप एक चीज बताओ, आइजैक न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था, एप्पल नीचे गिरा, ठीक है, ये क्या है, आम बन गया, एप्पल नहीं बना, चलो जो भी हो, एप्पल नीचे गिरा और आइजैक को लगा कि भाई एप्पल नीचे क्यों गिरा, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, तो उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि भाई दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ पॉइंट इज दैट कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या न्यूटन के पहले नहीं था? बिग क्वेश्चन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या न्यूटन डिस्कवर करने से नहीं था? पहले था, पहले भी था, उस टाइम पे भी था जिस टाइम पे वो डिस्कवर कर रहा था, और बाद में भी रहेगा, जैसे कि अभी भी है क्योंकि न्यूटन तभी है नहीं पर एप्पल का नीचे गिरना अभी भी है। नाउ पॉइंट इज दैट
कि जो कुछ भी हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं या फिर किताब में लिख लेते हैं, वो हर चीज डे टू डे लाइफ को कनेक्ट करता है। सवाल ये उठता है कि उस चीज को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं या नहीं करते। इसलिए बोलते हैं सर, मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, मैन कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, मैन कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, मैन कैन ओनली डिस्कवर और ऐड दैट मैटर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। वो सिर्फ एडिशन कर सकता है, वो क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे एप्पल को ग्रेविटेशन फोर्स को डिस्कवरी कर सकता है न्यूटन, कभी भी ग्रेविटेशन फोर्स क्रिएट नहीं कर सकता। देयर इज अ डिफरेंस। इसीलिए ना जब साइंटिस्ट बना कि भगवान बड़ा, जब ये बात होता है, भगवान हो, अल्लाह हो या सुपर नेचुरल पावर, गॉड, कुछ भी, ठीक है, तो जब साइंस को कुछ बात समझ में नहीं आता है, बिकॉज साइंस के ऊपर भी कुछ चीजें हैं जो बुद्धि के परे हैं, उसे बुद्धा कहते हैं। सो दैट्स वाई सर, इसलिए आइजैक न्यूटन ना ग्रेविटेशन क्रिएट कैसे करेगा सर, वो ग्रेविटेशन फोर्स को डिस्कवर ही कर सकता है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पहले से है। We just need to discover those things। मैं यही कहने का कोशिश कर रहा था। आप लोग शायद सोच रहे हो सर, इससे आइजैक न्यूटन के साथ लॉ का क्या कनेक्शन। सर समझाने के लिए कभी कभी ना वो बोलते हैं ना कि छोड़ो सर, एक अलग बात आ गया था, वो गधा बनाना पड़ता है बोल के एक बात होता है ना, चलो छोड़ो। The price in contract of sale may be fixed by the contractor, may be left to the fixed manner, thereby agreed or may be determined by the course of dealings between the parties. Where the price is not determined in accordance with the following provisions, the buyer shall pay the seller at a reasonable price। सिंपल बात है, अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं है तो आप रिजनेबल प्राइस दो। सर रिजनेबल क्या होता है? अरे हर चीज का एक रिजनेबल चीज होता है, हर चीज का। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जिसका कोई रिजनेबल मैटर नहीं। सर फिर से आप दुनिया का बात कर रहे हो। अरे हाँ, जैसे अगर मानो मार्केट में, मैं फिर से पोटैटो का ही बात कर लेता हूँ आपसे। पोटैटो का नॉर्मल प्राइस मार्केट में 25-30 टका करके केजी चलता है। कोई अगर आपको बोलते कि भाई आलू बेचेंगे, पर आपने डील किया पर दाम नहीं पूछा, और जब आप प्रोडक्ट डिलीवर करने जा रहे हो तो वो बता रहे हैं कि 60 रुपीज केजी है, मजाक थोड़ी है। जब दाम पहले से डिसाइड नहीं हुआ था तो रिजनेबल दाम लेना पड़ेगा ना। कोर्ट में केस हो सकता है, बिल्कुल। भाई 30 रुपीज केजी का चीज 60 रुपए में कैसे बेच सकता है? माने ऑब्वियसली, क्योंकि ये डे टू डे प्रोडक्ट है। तो if price is not determined in accordance with the foregoing provisions, the buyer shall pay the seller at a reasonable price। What is reasonable price is a question of fact। reasonable price क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब कोई बोलेगा मेरा आलू मैं 30 में बेचूं, मैं 60 पे बेचूं, मेरा, तुम कौन होते हो बोलने के लिए? दैट्स ट्रू। लेकिन फिर भी कोर्ट जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, रिजनेबल मैटर में पहुंच ही जाता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस। हर केस का अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। अब आलू में तो चलो फिर भी एक रेगुलर प्रोडक्ट है, पर जब कोई सर्विस लेता है उसमें भी तो अलग अलग दाम हो सकता है। तो दाम अगर बोल दिया तो बोल दिया, जो दाम बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट में वही दाम है, बट अगर दाम नहीं बोला तो रिजनेबल लेना पड़ेगा। यही बात कहना चाह रहा है सर। जैसे यहाँ पर चलो एक एग्जाम्पल, पी के पास 2 बाइक है, ठीक है। पी इज हैविंग 2 बाइक्स। मानो एक हीरो का है और एक यामाहा का है, ठीक है। एक हीरो का है, एक यामाहा का है। P is having 2 bikes. He agrees to sell both the bikes to S। वो दोनों बाइक एस को बेचना चाहता है at a price to be fixed by the Q। अच्छा ध्यान से सुनना, P अपना दोनों बाइक बेचना चाहता है एस को, ठीक है। P कौन है? सेलर है। एस कौन है? बायर है। ध्यान से सुनना, प्राइस कौन फिक्स करेगा? Q, थर्ड पार्टी है कोई, ठीक है। मे बी वैल्यूअर, ओके, मे बी वैल्यूअर। The price will be fixed by Q। He gives the delivery of 1 bike immediately। अब P ने क्या किया, एक बाइक डिलीवरी कर दिया S को। Q refuses to fix the price। अब फिर Q बाइक का प्राइस फिक्स करने में रिफ्यूज कर दिया। As such P asked S to return the bike। ध्यान से सुनना, जैसे ही P ने अपना हीरो वाला बाइक, ठीक है, डिलीवर कर दिया, हीरो डिलीवर कर दिया, अब वैल्यूअर बोल रहा है, वैल्यूअर माने Q बोल रहा है कि भाई मैं प्राइस फिक्स नहीं कर पाऊंगा। अब P बोल रहा है कि क्योंकि Q डिलीवर बने वैल्यूएशन क्रिएट नहीं कर सकता, तो एस को बता रहे कि भाई तुम रिटर्न करो। तो एस बोल रहे कि ना, मैं रिटर्न नहीं करूंगा।
P asked S to return the bike already delivered, while S claims for the delivery of the second bike. S बोल रहे भाई हम वो सब नहीं जानते, मैं दोनों बाइक का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुमको दोनों बाइक देना पड़ेगा, तुम ब्रिज नहीं कर सकते। जब P बोल रहे कि भाई क्योंकि वैल्यूअर मुकर गया तो मैं तुमको बेच नहीं सकता, तुम जो मैंने डिलीवरी ऑलरेडी कर दिया हीरो वाला, तो मुझे वो रिटर्न कर दो। P बोल रहे इसको, S बोल रहे भाई वो छोड़ो तुम यामा दे दो। P बोल रहे भाई तुम मेरे को हीरो वापस करो, S बोल रहे तुम मेरे को यामा दे दो सेकंड वाला। तो इन द गिवन इंस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशंस में लॉ क्या कहता है? लॉ बड़ा सिंपल बात करता है कि वैल्यूअर मुकर गया पर P ने तो इसको डिलीवरी कर दिया ना, तो लॉ कहता है कि S शुड पे द रीजनेबल प्राइस फॉर द हीरो बाइक। वो रिटर्न नहीं करेगा, हीरो बाइक का रीजनेबल पेमेंट S P को करेगा, ठीक है। पर सेकेंड बाइक जो है इस केस में P को मौका मिलेगा कि वो उसको सेल करने को अवॉइड कर सकता है, बट जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है वो रिटर्न नहीं हो सकता। इस केस में एस को रीजनेबल पेमेंट P को करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द रीजनेबल प्राइस? ये मार्केट डिसीजन हो जाएगा सर। मार्केट में सिमिलर बाइक क्या दाम में बिकता है, सिमिलर दाम देना पड़ेगा। अगर हीरो का बाइक का मार्केट रेट से फॉर एग्जांपल 75K का है तो 75 के अराउंड उसको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यामा का बाइक जो है, जो अभी तक P ने एस को डिलीवर नहीं किया, P अभी उसको अवॉइड कर सकता है क्योंकि अभी भी डिलीवरी नहीं हुआ ना, वो अवॉइड कर सकता है क्योंकि वैल्यूअर मुकर गया तो कर सकता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। हेलो, तो ये था सेक्शन 10, ठीक है, कि अगर प्राइस वैल्यूएशंस के बेसिस में है तो क्या हो सकता है, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशंस। आपको बता दूं कि जब आप कभी घर परचेस करने जाओगे, बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी परचेस करने जाओगे ना, या बैंक लोन लोगे या इंश्योरेंस का मैटर रहेगा क्लेम का, तो वैल्यूएशंस के बिना कुछ भी नहीं होता। जब भी घर का, जब भी सब मैटर 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख एंड अबव मोर देन दैट, वैल्यूएशन के बिना कुछ नहीं होता। इवन अगर वैल्यूअर ना कर दिया ना तो इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे पाता है। अगर वैल्यूअर मुकर जाता है तो बहुत कुछ होता है, लोन डिपार्टमेंट लोन नहीं देता, बहुत कुछ। समझ रहे हो सर? हेलो, ये है बिजनेस है, छोटा सा मैटर है बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मेरा एक फ्रेंड है, वैल्यूअर ने उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक था, इनकम भी ठीक ठाक था, उनको एक घर पसंद था, तो बैंक लोन के लिए अप्लाई किया। लोन डिपार्टमेंट वैल्यूअर को अपॉइंट किया, वैल्यूअर बार बार होम का वैल्यूएशन जो है उसको बार बार मुकर रहा था। तो क्योंकि घर का वैल्यूएशन में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेरा जो फ्रेंड था उसका इनकम सही होने के बाद भी उसको लोन नहीं अवेल हो रहा था, बिकॉज घर के वैल्यूएशन में वैल्यूअर को ठीक सूट नहीं हो रहा था। तो वैल्यूएशन इज अ बिग थिंग सर। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। अब धीरे धीरे देखो लॉ में आप लोगों को जानकारी मिल रहा है, जब आप लोग रियल लाइफ फेस करोगे ना आपको और जानकारी मिलेगा। ये जिंदगी का ज्ञान देता है सर, हाउ टू डील इन अ रियल लाइफ, ठीक है, हाउ टू डील इन अ रियल लाइफ। जब भी आपको बिजनेस का मौका करना है, जिंदगी में अपना बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेना है या कोई भी, आपको हर चीज में फायदा देने वाला है और एग्जाम का नहीं अभी पार कराएगा सर। रियलिटी समझ में आ जाए तो पढ़ने में मजा आता है। आगे का काम क्या है कि सारा क्वेश्चन आंसर एक बार गो थ्रू करके रखना। इफ यू डोंट हैव नोट्स प्लीज कलेक्ट फ्रॉम मी, एंड यहाँ पर आपको ना एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मिलेगा, उसका आंसर भी मिलेगा। प्लीज एक बार गो थ्रू करके रखना सर, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा फेस्टिव मोड में हो आप लोग, आई नो दैट, बट कुछ दिन बाद जैसे ही थोड़ा फेस्टिव मोड ठीक हो जाएगा, आप लोग क्या करना सर, आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हो जाना, ठीक है। ये बुझते पेरे जैसा भाई, अरे समझ में आया? Yes, sir. ओके सर, ठीक है। हैप्पी दिवाली एंड काली पूजा अगेन टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, ठीक है सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। Bye, sir. बाय सर, बाय।